अच्छा जी, द फॉलोइंग balances, पेज नंबर 295, the following balances have been extracted from the balance sheet of उछाली लिमिटेड एज एट 31 दिसंबर 2022। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, इन्वेंट्री, इंटरेस्ट रिसीवेबल एंड अकमुलेटेड लॉसेस, जिसे रिटेन्ड अर्निंग भी कहते हैं, रिटेन्ड अर्निंग या रिटेन्ड लॉस, और एक्सपेंसेस पेएबल। चलें जी, एडजस्टमेंट 1 पढ़ के मुझे टैक्स बेस बता दें इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की। पेज 295, और सिर्फ इस सवाल का सॉल्यूशन 5-6 लाइनों में हो जाना है। छोटा सा सवाल है, देखने में लंबा सा लग रहा है। टैक्स बेस बता दें जल्दी। क्या बोलिए, क्या बोली? एक्सेलेंट। और बीजी को बताएं, वेल डन। फर्स्ट टाइम कैफ 6 पढ़े? फर्स्ट टाइम, माशाल्लाह। लो जी, जबरदस्त हो गए। तो बता दी किसी ने। कैरिंग अमाउंट बताएं कितनी है एडजस्टमेंट 1 की? अच्छा माय डियर, इस चीज को ना छोड़ा करें। टैक्स वाले क्या कह रहे हैं, और ये भी मुझे ना कहिएगा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी तो आपने बताया नहीं हुआ था कि क्लास में कि वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का क्या करना होता है, उसके बारे में टैक्स वाले क्या कहते हैं। मैं कौन सा पूछ रहा हूँ टैक्स वाले क्या कहते हैं? वो सवाल बताया करेगा टैक्स वाले क्या कहते हैं। मैं पूछ रहा हूँ कि आपको चिट्ठी की काउंटिंग आती है या नहीं आती? आती है। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 31/12/22 की रात, अच्छा हमने सिर्फ कैरिंग अमाउंट और टीटीडी और डीटीडी निकालना है बस। अच्छा, 31/12/22 की रात इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी किताबों में कितने में नजर आ रही है? 400। यही कैरिंग अमाउंट है। अब नीचे पढ़ लेते हैं अंग्रेजी। यही कैरिंग अमाउंट है। क्यों ये कैरिंग अमाउंट है? बैलेंस शीट में चीजें नजर आ रही हैं, तो कैरिंग अमाउंट तो उसने खुद दे दी इस अटेम्प्ट में। ये तो इजी सवाल था इस अटेम्प्ट में। कैरिंग अमाउंट उसने खुद निकाल के दे दी। कैरिंग अमाउंट 420 है। यूएल हैज ओनली वन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, इसकी सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में चॉइस होती है वैसे हमारे पास कि कॉस्ट मॉडल पे रखें फिर डेप्रिशिएट करेंगे, और अगर फेयर वैल्यू मॉडल पे रखेंगे तो डेप्रिशिएट नहीं करेंगे और फेयर वैल्यू पे लेके जाएंगे। ये खरीदी है इसी साल एट अ कॉस्ट ऑफ 450, फेयर वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी, और खरीदी कब है? ड्यूरिंग 2020, किसी भी टाइम, एट अ कॉस्ट ऑफ, ये 1 क्या लिखा हुआ है? आपकी किताबों में भी ये 1 लिखा हुआ है भाई? ये मिटाएं भाई, इसको तस्वीर भेजें। ये 1 एट अ कॉस्ट ऑफ ₹450 मिलियन, 450 मिलियन की खरीदी है। द फेयर वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी ऑन 31 दिसंबर 2022 वॉज 610 मिलियन। यूएल फॉलोज द कॉस्ट मॉडल फॉर अकाउंटिंग पर्पसेस। अकाउंटिंग के एतबार से, चिट्ठी के एतबार से कॉस्ट मॉडल है। ये क्या वजह है कि मैंने इस साल प्रॉपर्टी खरीदी है 450 की और किताबों में आ रही है 420 की? 30 रुपए डेप्रिसिएशन होगी इस साल की। अब मुझे बता दें, मैं कैरिंग अमाउंट ये लूं या ये वाली लूं? भाई अगर कॉस्ट मॉडल आ रहा हो, FR1 की क्लास में आप बैठे हों और फेयर वैल्यू तंग करने के लिए दे दे, तो कुछ भी नहीं करना बस। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाम बताएं ऑर्गेनाइजेशन का। उछाली लिमिटेड, पूरा लिखना होता है उछाली लिमिटेड। आगे बोलें। डेफर टैक्स लाइबिलिटी स्लैश एज ऑन 22, कैरिंग अमाउंट, टैक्स बेस, डिफरेंस टैक्स रेट, टैक्स जी। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की कैरिंग अमाउंट 420। क्लास ही 420 से शुरू कराई इन्होंने हमें। अच्छा जी, जिनको नहीं पता होता उनको बताया भी ना करें, कोई ज़रूरी भी नहीं होती हैं चीज़ें कि मरने से पहले पता चलें।
अच्छा जी, अच्छा एक बात याद रखिएगा, वैसे ये बात आज आपको मैं शायद फर्स्ट टाइम बता रहा हूँ, टैक्स भी आप लोगों ने पढ़ लिया हुआ है और जो इस दफ़ा पढ़ रहे हैं वो भी सुन लें, उनको भी पता है शेयर्स वगैरह या प्रॉपर्टीज़ वगैरह टैक्स वाले कभी भी इनको ईयर एंड पे फेयर वैल्यू पे नहीं लेके जाते। आप लोगों ने अक्सर टैक्स की क्लास में पढ़ा होगा कि 2012 में शेयर खरीदे हैं 50 रुपए के और 2016 में बेच दिए 60 के, तो बस 16 में आप उन पे गेन निकाल लेते थे, बाकी 13 में पड़े पड़े महंगे हो गए, 14 में पड़े पड़े महंगे हो गए। टैक्स वाले इस तरह तो कभी नहीं, ये तो अकाउंटिंग वाले दीवाने होते हैं कि IAS 41 में चीज़ों को फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल पे ले जाते हैं, IAS 16 में रिवैल्यूड अमाउंट्स पे ले जाते हैं, हालांकि बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती है उसको रिवैल्यूड अमाउंट पे ले जाते हैं। IAS 40 के अंदर चीज़ों को मार्केट वैल्यू फेयर वैल्यू के ऊपर ले जाते हैं। ये तो अकाउंटिंग वाले ये काम करते हैं, याद रखिएगा। टैक्स वाले कभी भी ये नेवर नेवर एवर एक जगह भी ऐसा नहीं होगा। हम PPE की भी आगे आने वाले दिनों में प्रैक्टिस करेंगे और हम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज की भी आगे आने वाले दिनों में प्रैक्टिस करेंगे और हम IAS 41 की भी प्रैक्टिस करेंगे। अकाउंटिंग वाले बार बार चीजों को फेयर वैल्यू पे लेके जा रहे होंगे, टैक्स वाले कहेंगे हम तो इसको नहीं मानते 610 को। टैक्स वाले कभी फेयर वैल्यूज को नहीं मानते, याद रखिएगा। वो हाँ, जब चीज बिक जाए तो डिस्पोजल का अकाउंट टैक्स वाले बना लेते हैं, वो तो कोई मसला नहीं। तो बहरहाल अकाउंटिंग वालों की नजर में तो 610 इसलिए मैंने इग्नोर किया था क्योंकि कौन सा मॉडल यूज हो रहा है। अंडर टैक्स लॉज गेन्स आर टैक्सेबल एट द टाइम ऑफ सेल। ये जो गेन आ रहा है ना, गेन अच्छा खासा आ रहा है, पता नहीं अब 6 जो भी 600, क्योंकि अकाउंटिंग की डिप्स है ना ये, तो अब गेन जितना भी आ रहा है अकाउंटिंग, ये जो गेन है ना, गेन ऑन इन्वेस्टमेंट इज टैक्सेबल एट द टाइम ऑफ सेल। वही बात जो मैंने आपसे की, जो इस दफा भी टैक्स पढ़े उनको पता है, क्योंकि शेयर भी पढ़े हों तो जब कभी बिकेंगे तब टैक्स लगेगा। तो इस 600 मतलब ये कह रहे हैं कि 610 को इग्नोर कर दो, टैक्स वाले नहीं मान रहे। फर्दर टैक्स वाले डेप्शन भी नहीं चार्ज करने दे रहे, टैक्स वाले कह रहे हैं डेप्शन भी चार्ज। इसका मतलब ये नहीं कि परमानेंट डिफरेंस है, अकाउंटिंग वाले डिप्रिशिएट करेंगे, वो नहीं कर रहे। बेचने के साल में गेन लॉस आ जाएगा, फिर कोई मसला नहीं, वो खैर है, वो टेंशन ना लेके, ये परमानेंट डिफरेंस है। अच्छा, टैक्स वाले कह रहे हैं हमने बेचने पर गेन पे टैक्स लगाना है, तो अल्लाह का शुक्र है फेयर वैल्यू फिर इग्नोर करें, क्योंकि वो जब कभी बिकेगी तब देख लेंगे। फेयर वैल्यू 610 की है तो इतने की बिक गई तो फिर गेन पे लगा देंगे टैक्स, फिर तो डिस्पोजल अकाउंट बनेगा, डिस्पोजल अकाउंट बन के 610 कैश के तौर पे आएगा इधर। तो टैक्स वाले कह रहे हैं 610 को तो हमने लिफ्ट ही नहीं करानी और डेप्रिसिएशन को भी हमने लिफ्ट नहीं करानी। आप बता दें, ना टैक्स वाले डेप्रिशिएट कर रहे हैं ना फेयर वैल्यू पे लेके जा रहे हैं, आपके ख्याल से क्या टैक्स बेस है? कॉस्ट ही। कॉस्ट कितनी है वो सवाल में ऑलरेडी गिवन है, कितनी? चलिए अल्हम्दुलिल्लाह पहली एडजस्टमेंट खत्म हुई हमारी। अब ये इतनी मजे की एडजस्टमेंट थी कि इसमें कोई कैलकुलेशन भी नहीं करनी पड़नी थी, ये दोनों फिगर सवाल में अवेलेबल हैं, बस सोचना था, जाहिर बात है सोचने के मार्क्स थे। रूल नंबर 2 लगा दें, या इस तरह भी सोच सकते हैं, अकाउंटिंग वाले फ्यूचर में कितना डेप्रिशिएट करेंगे? 420, और जब कभी बिकेगा टैक्स वाले इसको डिस्पोजल अकाउंट में फर्ज करें लॉस के तौर पे ले जाएंगे, तो अकाउंटिंग वालों की डेप्शन होगी 420, टैक्स वालों का लॉस होगा 450, 420 उल्टा के 450 लेस करेंगे तो डिडक्टेबल इन फ्यूचर, तो 30 इज डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस। हमारे साल और उससे पिछले सालों में टैक्स रेट है 25। हमारे साल और उससे पिछले सालों में टैक्स रेट है 25।
लेकिन हमें हमारे साल से पहले ही पता चल गया है स्टार कि अगले साल का रेट 30% है। लें जी धमाका मोहतरम, इससे पहले हमें इंटरेस्ट और डिविडेंड का अगले साल का रेट पता चला था। आज हमें जनरल टैक्स रेट भी अगले साल का पता चल गया है। रूल वही रहेगा, वो जो पैरा एक पढ़ाया था रूल वही रहेगा। आप 30 ही यूज करेंगे। जब भी कभी ये 30 डिडक्ट होगा तो रेट क्या हो चुका होगा? लो जी, जनरल टैक्स रेट भी आज तक सवालों में इंटरेस्ट और डिविडेंड का अगले साल का रेट दिया होता था। आज तो लुट्टी मच गई। आज तक सवालों में पता क्या दिया होता था? ये मैं दिखाता हूं आपको। पास पेपर का क्वेश्चन नंबर 10 और 9। पास पेपर का क्वेश्चन नंबर 10 देखें। पास पेपर के क्वेश्चन नहीं आप लोग मत निकालें, आप लोगों ने निकालना है। पास पेपर क्वेश्चन 10 में कमीशन और डिविडेंड का अगले साल का रेट दिया हुआ था। ये होती है छोटी मोटी इनकम्स। कमीशन और डिविडेंड का अगले साल का रेट दिया हुआ था। और पास पेपर क्वेश्चन 9 के अंदर इंटरेस्ट और डिविडेंड का अगले साल का रेट दिया हुआ था। जनरल रेट नहीं दिया हुआ था अगले साल का। जनरल रेट अल्लाह का शुक्र है वही था 30%। जनरल रेट 30 था। ये इतना भयानक सवाल है। भयानक तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि नई चीज आई है, पहली दफा आई है। ये कौन सी मुश्किल चीज है? ये इतना भयानक सवाल है, इसमें जनरल टैक्स रेट भी उसने अगले साल का दे दिया है और इतना क्लियर करके बता दिया कि कोई कंफ्यूजन ही ना रहे। कह रहे पुत्र ये इनैक्ट भी 2022 से पहले हो चुके, हमें पता चल चुका है 2022 के एंड के अगले साल। आप बता दें, जितना मर्जी एड़ी चोटी का जोर लगा दें, जब फ्यूचर की करंट टैक्स की वर्किंग आप जहन में सोचेंगे तो फ्यूचर की करंट टैक्स की वर्किंग में तो रेट चेंज हो चुका होगा। तो जब ये डिडक्टेबल डिफरेंस डिडक्ट होगा फ्यूचर में, उस साल रेट क्या होगा? लगाएं फिर 30, फिर छोड़ें 25 को। अभी ना एक ऐसे सवाल हम करेंगे जिसमें करंट टैक्स भी होगा, वो अगली क्लास में किसी दिन मंडे ट्यूसडे को करेंगे। उसमें फिर करंट टैक्स में मैं कहूंगा यही 25 लगाने हैं, क्योंकि करंट ईयर का तो 25 है। ये तो डेफर वालों के ऊपर मैं कह रहा हूं, वो बड़ा मजे का सवाल होगा। उसमें सारी अच्छी चीजें रिवाइज होंगी। लेकिन अभी तो आसान सा कॉन्सेप्ट था। इससे पहले क्या था? इंटरेस्ट और डिविडेंड वगैरह जो हल्की फुल्की बोलें, जो हल्की फुल्की इनकम्स है, छोटी मोटी, हमारा मेन बिजनेस नहीं होता इंटरेस्ट कमाना डिविडेंड कमाना, जो छोटी मोटी इनकम्स है उनका अगले साल का रेट दिया होता था। लेकिन आज जनरल टैक्स रेट भी अगले साल का दे दिया। बट ठीक है, पता चल गया। अगर हमारे साल तो यूज कर लें, हमारे साल पता चल गया, यूज करें इसको। बड़े 30%। जवाब बता दें। अच्छा, इन्वेंट्री पे कोई लड़ाई लुड़ी बता दें क्या थी हमारी और टैक्स वालों की? एनआरवी लॉस। वो लड़ाई जरूरी है या हो सकता है हो सकता है ना हो सकता है टैक्स वाले भी एनआरवी लॉस को मान रहे हो। अच्छा, हो सकता है कोई इन्वेंट्री हमारे पास ऐसी पड़ी हो जिसपे एनआरवी लॉस आया ही नहीं, फिर तो कोई मसला ही नहीं। 100 रुपए की इन्वेंट्री है, उसकी एनआरवी 100 रुपए से कम नहीं है, तो अकाउंटिंग वाले भी टैक्स वाले भी 100 पे शो करेंगे। चलें जी, अगली एडजस्टमेंट कर लें अगर ये बात आपको पता थी तो। बैलेंस शीट में क्या जाती है? परचेजेस की फिगर या इन्वेंट्री की? मैथमेटिक्स की मार उसने मारी है और रज के मारी है मैथमेटिक्स की मार। कोई अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट नहीं उसने टेस्ट किया। ऐसे कमाल मैथमेटिक्स की मार उसने मारी है कि अच्छे अच्छों की बस हो जानी है भाई। इस पे कोई दूसरी राय नहीं कि बैलेंस शीट में हमने इन्वेंट्री 840 पे ही शो करनी है। ये कैरिंग अमाउंट की इजी मार्क्स हैं, ये पेपर में ले लीजिएगा। ये कैरिंग अमाउंट है, बैलेंस शीट एज ऑन, ये कैरिंग अमाउंट की इजी मार्क्स हैं 840। इन्वेंट्रीज इंपोर्टेड ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड टू 660।
ये इसने परचेज की फिगर दे दी असल में, ये इन्वेंट्री की फिगर नहीं दी इसने, ये इसने परचेज की फिगर दे दी है। कहते हैं जो इन्वेंट्रीज इंपोर्ट हुई हैं इस साल वो कितने की हैं? 660 मिलियन की। वैसे पड़ी कितनी हुई हैं? लेकिन इसके साथ तो लोकल और इंपोर्टेड नहीं लिखा हुआ ना, लोकल और इंपोर्टेड नहीं लिखा हुआ, तो ये तो वैसे ही इन्वेंट्रीज पड़ी हुई हैं। वैसे इंपोर्ट इस साल कितनी हुई है? वो थोड़ा सा अकलमंद बंदा है, उसने फिगर वैसे भी काफी हैवी रखी हुई है 840, यानी ये नहीं कि 660 वही सारी पड़ी हैं और कुछ लोकल भी पड़ी होंगी। तो 660 की इन्वेंट्रीज इंपोर्ट हुई हैं, पड़ी तो अल्हम्दुलिल्लाह 840 की हैं। इसका मतलब है कोई लोकल भी होंगी और कोई इंपोर्टेड वाली। दुकान यार दुकान पे जाए ना, दोनों किस्म के सामान पड़े होते हैं, इंपोर्टेड सामान भी पड़ा होता है, वो कोई साइड पे करके महंगा पड़ा होता है, वो मेरे आप जैसे लोग देखते नहीं है प्राइस ही, तो फिर अब दूसरी चीज दूसरे आइटम्स बंदा देख लेता है। लोकल भी सामान पड़ा हुआ है और इंपोर्टेड भी सामान पड़ा हुआ है दुकान पे। अच्छा, ये जो दुकान पे अब आप गए हैं तो 660 का सामान आपको पड़ा हुआ मिलेगा दुकान पे, या दुकानदार ने इस साल खरीदा है? फर्ज करें आप 31 दिसंबर की रात को दुकान पे गए हैं, तो ये 660 आपको पड़ा हुआ नजर आएगा या ये उसने खरीदा है इस साल? जिसमें से अगर आप पड़ा हुआ देखना चाहें तो वो सिर्फ कितना बचा हुआ है? 40%। अब मुझे ये बताएं मेरी सारी इन्वेंट्री कितनी पड़ी हुई है? 840। इस 840 में से लोकल कितनी है और इंपोर्टेड 840 का 60% नहीं लेना। कितनी इन्वेंट्री ड्यूरिंग द ईयर इंपोर्ट की है? अच्छा देखें, दुकान फिगर्स तो उसने मजे मजे की दी। आप 31 दिसंबर को रात को गए, कहते हैं दुकान पे सामान ही सामान पड़ा हुआ है। हमने कहा कितने का? कहता है 840 का। अगली फिगर उसने बताई कि इस साल मैंने 660 मिलियन के बाहर के मुल्क वाले शैंपू मंगवाए थे, उन शैंपुओं में से 40% अभी भी दुकान पे मुझे नजर आ रहे हैं। 264। तो बाकी कौन से पड़े हुए हैं? लोकल। चलें जी, वर्किंग वन नोट करें। पेपर में इस तरह ना करें तो इस तरह कर लिया करें, 840 की लाइन डालें, फिर 264 की, फिर 180 की, किसी तरह भी लाइन डाल दें। उसमें डायग्राम कौन सी बनानी जरूरी है? गलत है बैलेंसिंग? $576। दुकान पे सामान कितना पड़ा हुआ था 31 दिसंबर 22 की रात? 840। इस साल वैसे कितने शैम्पू मंगवाए बाहर के मुल्क से? 600। लेकिन वो सारे तो नहीं पड़े होंगे अब दुकान पे ना, उसमें से कितने पड़े हुए हैं? तो 40 इसमें शामिल होंगे या सारे शामिल होंगे क्लोजिंग स्टॉक में? ये परचेजेस की फिगर है, क्लोजिंग स्टॉक की फिगर है? क्लोजिंग स्टॉक की फिगर में क्लोजिंग स्टॉक पड़ा होता है या परचेजेस पड़ी होती हैं? हमने इंपोर्टेड और लोकल को अलग कर लिया। अच्छा जी, पेमेंट ऑफ इंपोर्टेड इन्वेंट्री रिजल्टेड इन फॉरेन एक्सचेंज गेन ऑफ, सॉरी फॉरेन एक्सचेंज, ये तो पी एंड एल में लगे होंगे अकाउंटिंग वाले, बस इसको छोड़ें पर फिर पी एंड एल में, पी एंड एल में पड़ा है, पी एंड एल में पड़ा है, एक्सपेंसेस में पड़ा है, एक्सपेंसेस में पड़ा है। अभी सुबह वाली क्लास ली है जो, एक्सपेंसेस में पड़ा है ये एक्सचेंज लॉस, IAS 21 आपको याद होगा शायद। ये लॉस कहां पड़ा है? तो बस छोड़ें इसको, इसको इन्वेंट्री में डालने की जरूरत नहीं है, बस ये पी एंड एल में पड़ा होगा। अच्छा, अब यहां पे रुक जाएं, अंडर टैक्स लॉस तो बाद में पढ़ेंगे, पहले हम इजी मार्क्स ले लें। इन्वेंट्री, लोकल और इंपोर्टेड। वर्किंग वन में कितनी आई है लोकल? 570 और इंपोर्टेड टोटल। अगर ये 840 आपने लिखना है तो लिख लें, क्योंकि ये सवाल में अवेलेबल था 840। नहीं लिखना तो ना भी लिखें, क्योंकि आपने वर्किंग कर ली है, लेकिन वर्किंग का रेफरेंस दे दीजिएगा। कितनी इन्वेंट्री पड़ी थी? कितनी बाहर के मुल्क से मंगवाई? उसका कितनी इसमें पड़ी हुई है? तो बैलेंसिंग इस तरह भी कर सकते थे पेपर में, वो कौन सी वर्किंग वन करने की जरूरत है। लेकिन ये अकाउंटिंग की मार नहीं उसने मारी, ऐसे मैथमेटिक्स की मार मारी है उसने।
चलें जी आगे, कैरिंग अमाउंट में थोड़ा टफ टाइम दिया, आगे चलें। टैक्स वाले कहते हैं जो फॉरेन एक्सचेंज लॉस लूस आते हैं ना, इनको एसेट की कॉस्ट में डाल दिया करो। अभी हमने एक सवाल किया था, 460 में नहीं डाला था, 480 में 20 डाल दिया था, 460 में नहीं डाला था, इसीलिए मैंने 100 नहीं डाला इनमें, मैंने 100 नहीं डाला था इनमें, मैंने 100 नहीं डाला। अकाउंटिंग वाले नहीं डालते इस 100 को, अकाउंटिंग वाले एसेट्स की कॉस्ट में डालते हैं, इन्वेंट्री की कॉस्ट में डालते हैं, या खर्चों में ले जाते हैं। हमने कौन सी करंट टैक्स की वर्किंग करनी है, ज्यादा ना सोचें, दिमाग ना लगाएं, हमने तो सिर्फ डेफर्ड टैक्स की वर्किंग करनी है अभी। अच्छा, अब मसला बस ये है कि टैक्स वाले कह रहे हैं कि एक्सचेंज लॉस को डालो एसेट की कॉस्ट में, लेकिन एक्सचेंज लॉस आया सिर्फ किस पे है, लोकल पे तो लॉस ही नहीं आया, एक्सचेंज लॉस तो इजी से मार्क्स ले लें फौरन। इन्वेंट्री में कोई लड़ाई नहीं होती अकाउंटिंग वालों की और टैक्स वालों की, अनलेस के एनआरवी लॉस की लड़ाई खुद सवाल बता दे, पहले इजी मार्क्स ले लें। इंपोर्टेड इन्वेंट्री में एक मसला है, इस तरह का एक और सवाल किया था लेकिन पास पेपर 9 उसमें लिखा हुआ था रिमेनिंग की टैक्स बेस ये है। अब रिमेनिंग की नहीं बताई उसने तो रिमेनिंग में कोई मसला ही नहीं। इन्वेंट्री की टैक्स बेस कभी जीरो ना ले लीजिएगा, क्योंकि इन्वेंट्री कैश में खरीदी जाती है तो उसमें कोई लड़ाई नहीं होती। हाँ, प्रोविजंस अंदाजे होते हैं, उनकी टैक्स बेस हम अक्सर जीरो लेते हैं। अच्छा जी, ये 264 कौन सी इन्वेंट्री पड़ी हुई है, सारी या जो बिक नहीं सकी, बिक नहीं सकी। अब क्या करें, इसकी टैक्स बेस कैसे, हाथ खड़ा करके जरा बताएं, इसकी टैक्स बेस कैसे निकालें। इसमें 100 नहीं पड़ा हुआ, ओ हो मैन, इसमें 100 नहीं पड़ा हुआ, इसमें 100। अच्छा, ऐसा ना करें, ये 660 जमा 100 का कुछ करने, 660 जमा 100 का कुछ करने, नहीं पर टैक्स वाले जब 660 की इन्वेंट्री खरीदेंगे तो उसमें 100 डालेंगे प्लीज। टैक्स वाले तो 100 को एसेट की कॉस्ट में डालते हैं ना। इंपोर्टेड इन्वेंट्री कितनी है और उस पर टोटल लॉस इस साल कितना आया, 100। तो मेरे ख्याल से 660 और 100 का तो कुछ ना करें आप वो जो निकला है ना 2, यानी इसका भी 40% और इसका भी 40%, दोनों का 40% ले लें। मेरे ख्याल से अब वो जो निकला हुआ 2 उसमें डाल दें 100 का 40%, क्योंकि जब इन्वेंट्री इनिशियली रिकॉर्ड हुई होगी 660 जमा 100 पर, किन की नजर में, टैक्स वालों की नजर में, तो इसी का 40% पड़ा रह गया तो इसका भी 40% पड़ा रह गया होगा ना। या फिर लंबा काम करने तो वो आप कर लें, 660 जमा 100 इज इक्वल टू 700। देखिए, दो तरीके से चलवाना कभी भी मकसूद नहीं होता, लेकिन कोई बच्चा चल पड़े तो पता तो होना चाहिए ना। इसका ले लें आप 40%, अल्लाह का शुक्र है मुझे इस पर भी कोई एतराज नहीं, इसका 40% ले लें। अच्छा, आप बता दें, ये आईएफआरएस वालों की नजर में हमने की थी वर्किंग, क्योंकि ये वर्किंग करते हुए मैंने अभी तक अंडर टैक्स लॉस पढ़ा नहीं था ना, ये आईएफआरएस वालों की नजर में की थी। तो आईएफआरएस वालों की नजर में इंपोर्टेड इन्वेंट्री कितने की है और उसकी परचेज कितनी थी, 660। अब टैक्स वाले क्या कह रहे हैं, टैक्स वाले क्या कह रहे हैं कि ये 660 नहीं है, ये है 660 जमा 100, ये कह रहे हैं 660 जमा 100 है, तो उसका 40% लेना पड़ेगा। या ऐसा भी कर सकते हैं 660 का अलग 40 ले लें और 100 का, समझ आ गई है, और बात कर लें आप बस। तो मेरे ख्याल से अब इस तरह कर दें, यहीं पे आके छोटा सा करके, कितना पड़ा हुआ है 240, इसमें पूरा 100 डाल दें या 100 का 40%, बस इतना सा काफी होगा, बाकी जैसे मर्जी निकालें आप। जी, रूल नंबर 2,
ये 40 वही बाहर निकल आया फिर दोबारा, वो जो छोटा सा फर्क था 100 का 40%, ये वही 40 फिर बाहर निकल आया जी। कितना हो गया? 12 रूल नंबर 2। अच्छा, 2000 का सामान मंगवाया बाहर के मुल्क से, एक्सचेंज लॉस आया इस पे 300 रुपये। ये सामान सारा का सारा पड़ा हुआ है, इन्वेंट्री, तो कैरिंग अमाउंट एक्सेलेंट 2000, और टैक्स बेस, क्योंकि टैक्स वाले एक्सचेंज लॉसेस को एसेट की कॉस्ट का, रिवीजन कर रहा हूं मैं वैसे ही। 2000 का सामान मंगवाया बाहर के मुल्क से, 300 का एक्सचेंज लॉस आया। अनलकीली अभी तक कस्टमर्स को ये पसंद नहीं आ रहा, पड़ा हुआ है, सारा ही पड़ा हुआ है 2300। और अगर 10% पड़ा हो तो 200 इसका, हाँ 200, इसका 10% पड़ा हुआ है। अकाउंटिंग वालों को तो ये नहीं पता ना बातें, 10% पड़ा हुआ है 200, और टैक्स बेस तो वही हमारे सवाल में किया था अभी, तो जरा रिवीजन हो गई। अनसोल्ड कितने, और अगर सारा ही अनसोल्ड होता, अब देखिए ना, आप 2000 ऊपर वाला उठा रहे हैं और फिर 2300 नीचे वाला उठा रहे हैं। अब अगर 10% पड़ा रह गया तो इसका 10% पड़ा हुआ और इसका 10%, इनकी नजर में है ही 2000 की चीज, इनकी नजर में है ही 2300 की चीज, सही है। चलें जी आगे चलें, आगे कुछ भी नहीं, आगे बस आपकी पुरानी एडजस्टमेंट्स हैं सारी। इंटरेस्ट इनकम इज 120 मिलियन, ऑफ विच 65 वाज रिसीवेबल एज ऑन 31 दिसंबर। अच्छा, एक चीज है जरूर इस सवाल में कि ये फिगर्स इरेलीवेंट हैं। अब असल में ना उसने DTL/A एज ऑन 31/12/22 मांगा है बस, तो 21 का डाटा पता नहीं उसने क्यों दिया हुआ है। लेकिन अगर कोई टी अकाउंट बनाना पड़ा तो हो सकता है ओपनिंग हम उठा लें, हो सकता है ओपनिंग हम उठा लें। टी अकाउंट अक्सर बनाने पड़ते हैं एक्रूवल्स के। आप पढ़ें जरा, इधर ही बना लेते हैं अकाउंट। वर्किंग नंबर 2, सॉल्यूशन में तो हमने शायद वर्किंग्स नहीं की हुई, इसलिए वर्किंग करते रहे साथ साथ। अच्छा, अभी इन चक्करों में ना पढ़ा करें, रेट के चक्करों में। पहले आप जरा अंडर टैक्स लॉस को जरा देखना, चीज को अलग अलग करके पढ़ेंगे, तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगी। इंटरेस्ट इनकम जी, बोलें ये 120 क्या है? ओ, पहली दफा लाइफ में उसने P&L दिया यार, कमाल बंदा निकला है सॉरी। इंटरेस्ट इनकम फॉर द ईयर इज 120, of which 65 was receivable as on 31/12/22। कितना? 65। ओ, ये तो यहां से भी अवेलेबल था, तो इसने दोबारा क्यों दिया सॉरी, ये तो वही 65 यहां से अवेलेबल है। ओपनिंग रिसीवेबल कितना है? 80। वो जो हमें आते हैं पड़ी हुई थे ना, धड़ाधड़ कैश बैलेंसिंग आते थे, तो आज ओपनिंग रिसीवेबल भी सवाल में आ गया। आपा लाई स्यापा 80, कैश 135। अब असल में ना उसको समझ नहीं आ रही करे क्या, तो वो बस इस तरह ऊपर ब्रॉड डाउन कैरी डाउन दे रहे हैं, नीचे जाके कैश इनकम दे रहा है। 135।
जी हमें सवाल में क्या चाहिए? डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी स्लैश एसेट। ठीक है जी, ये टी अकाउंट आप लोगों ने बना लिया? चलें जी, ये लें भाई चपेड़, इसकी जरूरत नहीं थी। अब आप मुझे कैरिंग अमाउंट बता दें। कोई करंट टैक्स की वर्किंग में नहीं करना, उल्टा के उल्टाना कुछ नहीं है, रिकॉर्ड कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ चाहिए कैरिंग अमाउंट। पता नहीं नंबर 6-7 रखे होंगे इस सवाल का, 10 नंबर, बस कैरिंग अमाउंट चाहिए। कितनी है? 65। हम तो आदत से मजबूर थे, टी अकाउंट खोल दिया। सर आपको क्या पता पेपर में और क्या क्या हम करते हैं, हम तो टी अकाउंट ही खोला ना हमने तो पढ़ना भी 10 दफा था इसको। इंटरेस्ट रिसीवेबल 65। अच्छा, अब देखना है कि टैक्स वाले कौन सी अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हैं। ढज रूल वही है हमारे, आज आगे खोती वो रूल वही है हमारे। अंडर द टैक्स लॉज इंटरेस्ट इज टैक्सेबल ऑन एक्रूअल बेसिस इन 21 तो पिछला साल था। हाउएवर हमारे साल कैश अकाउंटिंग शुरू हो गई है, तो बस ठीक है, हमारे साल से ऑनवर्ड अब कैश है। अब अगले सारे सालों में कैश अकाउंटिंग ही चलेगी बस, जब तक कि चेंज ना हो जाए। तो अल्लाह का शुक्र है 22 का साल हमारा है, हमारे साल तो इस लाइन को तो काटे ना, हमारे साल तो हमारे साल से ऑनवर्ड अगले सालों में कौन सी अकाउंटिंग है? हमारे साल और अगले सालों में कैश अकाउंटिंग में टैक्स बेस क्या होती है? जीरो। लेकिन जीरो लिखने से पहले ना एक चीज देख लें, हो सकता है रेट इस तरह का दिया हो कि वो उल्टा एग्जेम्प्ट इनकम बन जाए, ये भी तो एक स्यापा है ना। ठीक है, फिलहाल अगर आपने टैक्स बेस जीरो लिखनी है लिख सकते हैं, लेकिन कभी कभी आपको पता है कि टैक्स बेस कैश अकाउंटिंग में जैसे जीरो लिख लेते हैं और बाद में पता चलता है कि वो इनकम एग्जेम्प्ट हो गई है। तो देखें इंटरेस्ट का इस साल रेट क्या है, 15%। अगले साल से क्या हो रहा है, ये पता कब चल गया है? आप बता दें, हमारे साल पता चल गया कि इंटरेस्ट का रेट अगले साल 20 है। तो वो कहता है जब मिलेगा तब टैक्स लगेगा। कितना मिलेगा? 65। कब मिलेगा? अगले साल मिलेगा। तो जब अगले साल मिलेगा तब क्या रेट हो गया होगा? तो बता दें 15% यूज करें या 20%? 20%। अच्छा भाई, अभी अगला सवाल आने लगा है, उसमें मैं आपको करंट टैक्स में इस 135 पे ये वाला रेट भी लगवाऊंगा, क्योंकि जो मिल गया उस पे ये वाला रेट लगना है, वो फिर अलग डिस्कशन है। चलें छोड़ें, हम किन चक्रों में पड़ गए अभी हम हमारे सवाल पे रहें। बता दें जी, इनकम एग्जेम्प्ट तो नहीं हो गई? नो सर। तो बता दें कैश अकाउंटिंग हम यूज करें या एक्रूअल अकाउंटिंग टैक्स वाले? तो कैश अकाउंटिंग में रूल बताएं, टैक्स बेस क्या लेनी है? यहां तक के नंबर लें, बल्कि इसको भी लिख के टीटीडी ये भी नंबर लें। अब ये जरा देखना है, आप बता दें ये रिसीवेबल रिसीव कब होगा और टैक्स भी कब लगेगा और अगले साल का रेट कितना है, पता भी हमारे साल चलना जरूरी है, ये भी शर्त है। सवाल साइलेंट होगा तो हम ज्यूम कर लिया करेंगे हमारे साल पता चल गया, लेकिन अब तो सवाल बता रहे पता भी हमारे साल चल गया तो क्या करें फिर? 20%। तो एग्जैक्ट ये वो पास पेपर क्वेश्चन नंबर 9 की तरह की एडजस्टमेंट है जो पास पेपर क्वेश्चन नंबर 9 में की थी और 10 में। हमारे साल खड़े होकर अगले साल का रेट पता चल गया, तो ये रेट यूज करें, बेहतर है। 20%। कितना हो गया? 13। हाँ जी, मेरे ब्रो, अब इधर आने तो दो, हमारे पास अगला सवाल, उसमें करेंगे चीजें हम। मैं तो करंट टैक्स एंगल से सोचवा नहीं रहा, ये चीजें करंट टैक्स में भी डालना शुरू करेंगे। अभी तो हम हल्की हल्की बॉर्डर पे चल रहे हैं, अभी तो हम हाइब्रिड में बाहर जा रहे हैं, हम तो घर वाले लेने आ गए। ठीक है जाएं। और कितनी विकटें गिरनी है जरा हाथ खड़ा करके बताएं। कोई भी नहीं, अल्लाह का शुक्र है। चलो एक्रूड एक्सपेंसेस इंक्लूड, अच्छा वैसे हैं कितने? 200। इसमें इंक्लूड है पेनल्टी, और 2021 में कितनी इंक्लूड है? 6।
ड्यूरिंग द ईयर यू विल ऑल्सो पेड पेनल्टीज ऑफ 56। ठीक है, ओके। पहले इजी मार्क्स ले लें, पेनल्टी बता दें। ये एक्रूड एक्सपेंसेस कितने हैं? 232। एक्रूड इंक्लूड पेबल ऑफ 42, तो रिमेनिंग पेबल्स बता दें। 190। चलें जी, इजी मार्क्स लें, कैरिंग अमाउंट लिख लें। और बाकी 250 को भी अलग अलग मैं कर सकता हूं, लेकिन वो मुझे जरूरत नहीं है। 250 को अलग अलग कर लें, उसमें कितना है? 6, जितना भी है छोड़ें। चलें जी, एक्रूड एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है? पेएबल एक्सपेंसेस। पेएबल एक्सपेंसेस इंक्लूड पेएबल। पेएबल में पेएबल ही पड़े होते हैं ना, बड़ा अच्छा, इसने फिक्रा बड़ा अच्छा यूज किया था। पेएबल में एक पेएबल पड़ा है फाइन। पहले इजी मार्क्स ले लें। एक्रूड एक्सपेंसेस लिखना है, चलें इस तरह लिख लें फिर, एक्रूड एक्सपेंसेस। इसमें एक तो है फाइन पेएबल और एक रिमेनिंग जब्स यूज कर लिया करें, रिमेनिंग एक्रूड एक्सपेंस 19 टी कॉफी। आप लोग क्या पसंद करते हैं? कुल्फा पसंद करते हैं टूटी फ्रूटी? टूटी फ्रूटी तो च्युइंगम होती है, उसकी जगह च्युइंगम ले लिया करो, वो अलग है। खोया खजूर, कुल्फा, मैंगो, वनीला। वनीला कैसे बनता है? वनीला देखा मैं कभी कैसे बनता है वनीला? अच्छा, दरख्तों से उतरता है वनीला? अच्छा, सोचते नहीं है जिंदगी में अल्लाह की नेमतें कहाँ कहाँ से कैसे कैसे आप तक पहुंच रही हैं। सोचना चाहिए, तो बड़े कहते हैं। वरना बच्चे आपसे से पूछेंगे बेटे पता नहीं 20 से शुरू होता है, सानू तो नहीं पता है बस। अच्छा, ड्यूरिंग द ईयर। अच्छा, अब पेबल्स आ गए हैं, पेबल्स। तो फाइन पेबल इसमें एक आ गया है। हाउ टू टैकल? प्रिपेयर टी अकाउंट। फाइन पेबल का क्लोजिंग कितने है? 42। ओपनिंग कितने हैं? 6। वर्किंग नंबर 3। नहीं, फाइन एक्सपेंस अकाउंट इसका नाम रखेंगे, फाइन पेबल नहीं। क्लोजिंग पेबल 42। ओपनिंग पेबल 6। UL paid fines of 56। जी, P&L 92। हाँ जी, हाँ, टी काउंट रिसीवेबल्स पेबल्स का हम बना लेते होते हैं, फिर आगे देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। एग्जाम्प्ट तो नहीं, डिडक्शन नॉट अलाउड बोले ना। अच्छा, बाकी एक्रूड एक्सपेंसेस, सर आपने कहा था हर क्लोजिंग पेबल जब भी आ जाए, पेबल, रिसीवेबल, प्रीपेड, अनअर्न्ड अकाउंट खोल लें। तो सर हमने तो बाकी 190 का भी खोलना है। कहना गुना कोई नहीं, तो जबरदस्ती आप ही लग गए हो। हमने कहा था कि जब भी पेबल प्रीपेड आ जाए तो अकाउंट खोल लें, तो इसका भी अकाउंट खोल लें। सानू की क्लोजिंग पेबल 190। ब्रॉड डाउन भी दिया हुआ है 244। ओए होए होए 244। थोड़े से नए स्टाइल का सवाल है, इसलिए बड़े इंटरेस्टेड तरीके से लोग देख रहे हैं, ये हो की रहा है।
अब जाहिर बात है P&L कैश दोनों होंगे, लेकिन सवाल ने बताया नहीं, इधर इसको पेमेंटें कोई ख्याल आ रहा था, इधर इनको पेमेंटों का ख्याल नहीं आ रहा, तो कुछ ना कुछ दोनों चीजें होंगी, लेकिन अब बैलेंसिंग मजबूरी में क्या निकालना पड़ेगा, कैश कितना 54। चलें खींचतान के टी अकाउंट बना लिए हैं, आगे देखते हैं कि कौन सी अकाउंटिंग टैक्स वाले लगा रहे हैं। अंडर टैक्स लॉस पेनल्टीज आर नेवर डिडक्टेबल, तो कैश अकाउंटिंग, एक्रूअल अकाउंटिंग या डिडक्शन नॉट अलाउड है ये। अच्छा, अब हमें करंट टैक्स के एतबार से तो चीजों को सोचना नहीं, क्योंकि सवाल में करंट टैक्स उसने मांगा नहीं, इसलिए आप बता दें जी ये कैरिंग अमाउंट है, और आपको सबर शुक्र अजीब, अजीब में आप क्या डिसीजन लिया था कि टैक्स बेस क्या ले लें, बराबर ले लें, क्योंकि अगर आपने इसको 0 लिख दिया टैक्स बेस तो आगे आ जाएगा डिडक्टेबल इन फ्यूचर, हालांकि ये कभी भी डिडक्ट, आसान से वो 3 रूल हैं, याद कर लें, कैश है, एक एक्रूअल है, एक एग्जेम्प्ट इनकम है, डिडक्शन नॉट अलाउड है। करंट टैक्स की वर्किंग मांगी नहीं उसने। वैसे ऐसे ही बता दूं, करंट टैक्स में ना आप फिर उल्टा देते 9 को, ना कितना 90, कितना था 92 था, करंट टैक्स में 92 को उल्टा देते, फाइन नॉट अलाउड है, बस 92 को उल्टा के ये नहीं माइनस करना था, नहीं नहीं नहीं, इस तरह नहीं होता, कुछ अलाउड है ही नहीं, कुछ अलाउड ही नहीं है, 192 को उल्टा देते, ये तो वैसे ही बता रहा हूँ करंट ये वैसे ही आपको लगे आता हूँ, ये मुफ्त में है, ये सवाल का हिस्सा नहीं है, 92 बस उल्टाते, क्योंकि P&L में कितना पड़ा हुआ है 92 उल्टा के वैसे ये ना माइनस कर देते, और वो तो कैश अकाउंटिंग में करते हैं बेटा, कैश अकाउंटिंग क्या, ये कौन सी कैश अकाउंटिंग हो रही है, ये सिरे से इनकम ही क्या है, सॉरी खर्चा ही क्या है, बस आप अपने रूल्स पे रहें यार, छोड़ें रूल्स, बताएं इफ द एक्सपेंस इज नॉट अलाउड और इनकम इज, देन ऑलवेज टेक कैरिंग अमाउंट एंड टैक्स बेस इक्वल, बस वो उस सफे पे रहें। अच्छा जी, रिमानिंग मॉर्निंग करंट टैक्स की वर्किंग में ये उल्टा के ये माइनस करेंगे क्योंकि कैश अकाउंटिंग है, लेकिन करंट टैक्स की वर्किंग उसने मांगी नहीं है। डेफर्ड टैक्स की वर्किंग में ये नजर आएगा, लेकिन इसकी टैक्स बेस 0, क्योंकि बाकियों की क्या है अकाउंटिंग है, कैश बेसिस ऑन पेमेंट बेसिस। तो बड़े वो खूबसूरत एक डब्बा बना हुआ है, कैश अकाउंटिंग में क्या करना है, एक्रूअल अकाउंटिंग में क्या करना है, और डिडक्शन नॉट अलाउड और एग्जेम्प्ट इनकम में क्या करना है। लेकिन एक चीज मुझे पता चली है जो भयानक आप लोगों ने आज बोल दी थी, कि अगर करंट टैक्स की वर्किंग आ जाती तो सिर्फ 92 को उल्टाना था, 56 माइनस नहीं करना था। 56 माइनस करने का मतलब होता है थोड़ा सा अलाउ है फाइन, नहीं तो इसलिए वो तो बचपन से जो पढ़ा हुआ है बस खर्चा उल्टा दिया, कहीं में नेवर अलाउड है। अच्छा जी, 190 50 इंटरेस्ट तो नहीं है ना, वो इंटरेस्ट के लिए है, ये जनरल रेट 30%, इंटरेस्ट तो नहीं है ना ये तो। ओके, यूएल हैज एज ऑन 31 दिसंबर 22 इस साल जो करंट टैक्स की वर्किंग हुई होगी उसमें क्या आ रहा है, इस साल की करंट टैक्स वर्किंग में लॉस आ गया है, क्या करें जी इस साल की। एज ऑन उसने इसलिए लिखे कि हो सकता है थोड़ा सा लॉस 21 में हो, 500 का 50 इस साल और आ गया हो, 550 हो गया हो, एज ऑन उसने इसलिए लिखा है। आज तक 22 में अभी तक लॉसेज ही पड़े हैं। लो जी, करंट टैक्स की वर्किंग का भी टोटल उसने दे दिया, क्या करना है, हमें तो डेफर्ड टैक्स चाहिए, छोड़े परे। भाई याद रखिएगा, करंट टैक्स में अगर इस साल लॉस आ रहा है तो इसी साल की डेफर्ड में लेके जाना है, और अगले साल करंट में से माइनस भी करेंगे, वो अलग बात है, लेकिन फिलहाल तो इस साल का सवाल सॉल्व हो रहा है।
तो आप बता दें ये 550 इस साल के एंड पर इसके ऊपर एसेट बनाना क्यों जरूरी है? क्योंकि ये 550 अगले सालों में अगर 2-3 हजार के प्रॉफिट आ गए ना, बस ये 550 फिर माइनस होके फ्यूचर टैक्स सेव करा के दे जाएगा। तो ये तो मैंने आपके समझने के लिए बनाई है करंट टैक्स की वर्किंग। तो याद रखिएगा करंट टैक्स की वर्किंग में, याद रखिएगा करंट टैक्स की वर्किंग में जब भी नीचे नेगेटिव आ जाए तो डेफर्ड में जाके इस पे क्या बना दीजिएगा, अनयूज लॉस कैलकुलेट कर लीजिएगा। अच्छा, कितना लॉस है? 550। ये सारा का सारा ही फिलहाल अनयूज रखें। अनयूज लॉस बोलें। 550। अच्छा, एक लाइन लिखी हुई, इट इज एक्सपेक्टेड दैट आफ्टर 3 years, 3 साल बाद इतने अच्छे खासे प्रॉफिट इंशाल्लाह आ जाने हैं कि ये सारे अनयूज लॉसेस और जितने भी डिडक्टेबल डिफरेंसेस हैं वो इंशाल्लाह हम बर्दाश्त कर लेंगे। अभी प्रॉफिट नहीं बिजनेस को असल में आ रहे, अगले 3 साल भी कोई नहीं आने, ये भी सुन लें। इट इज एक्सपेक्टेड एट आफ्टर 3 years, 3 साल गुजरने के बाद इंशाल्लाह अच्छे खासे प्रॉफिट आने हैं, इतने प्रॉफिट आने हैं ये 550 फिर ऐसे माइनस होने के धड़ास। तो वैसे ही बता रहे हैं कि 2023 में भी मुझे कोई उम्मीद नहीं प्रॉफिट आने की, 2024 में भी उम्मीद नहीं, 2025 में भी उम्मीद नहीं, 26 से इंशाल्लाह कहते हैं बस मजे ही मजे हैं, प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, रिकवरी कर रहा है कहते हैं हमारा बिजनेस इंशाल्लाह, कहते हैं इंशाल्लाह बड़े प्रॉफिट आने हैं, तुम लोग परेशान ना होना, ये 550 नजर नहीं आना फिर इतना माइनस हो जाना एकदम। तो कोई नहीं, लेट करके डेफर्ड यानी कि लेट करके डेफर्ड टैक्स एसेट रियलाइज होगा, तो फ्यूचर में तो हाँ फ्यूचर में तो वैसे ही रेट 30% है, हमें पता चल चुका हुआ है। 2 क्या ये कहां से डिडक्ट होने, फ्यूचर में तो वैसे ही लॉसेस आ रहे हैं, ये कहां से डिडक्ट करेंगे? डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंसेस पे डेफर्ड टैक्स एसेट है, ये कहां कहां डिडक्ट होंगे आप फ्यूचर में? 3 साल बाद आने लग जाएंगी चीजें, तो ये माइनस इंशाल्लाह हो जाएंगे, कोई मसला नहीं। हाँ, उस पर बात करने लगे हैं, उस पर बात करने लगे हैं। अच्छा, मैं थोड़ा सा आपको जो है वो फ्रेश माइंड के साथ ये वाला सवाल करवाना चाह रहा था, क्योंकि इसमें थोड़ी सी चीज़ें जो है ना अच्छी रिवाइज हो गई। एक वो 100 वाला भी हमारा रिवाइज हो गया, इन्वेंट्री वाला, और दूसरा एक्रूड एक्सपेंसेस और फाइन वाली एडजस्टमेंट भी रिवाइज हो गई, इंटरेस्ट वाली एडजस्टमेंट भी रिवाइज हो गई, और साथ हमारे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी वाली नई एडजस्टमेंट थी, लेकिन वो पहले ही किसी ने फर्स्ट रो में एकदम आते ही बता दिया था ये इसकी टैक्स बेस 450 है, तो वहाँ से मैं रिलैक्स हो गया था कि इसका मतलब है ये एडजस्टमेंट भी कुछ नहीं है। तो अब हम ऑब्वियसली एक ऐसा सवाल कर लेते हैं जिस सवाल पे हमें कोई एफर्ट ना लगानी पड़े, और वो सवाल पुराना सा हो लेकिन हम उसकी रिवीजन कर लेते हैं। क्वेश्चन 20, ये गलती से आई कैप से डल गया था, किस अटेम्प्ट में? मार्च 2024 में, वही पुराने सवालों की एडजस्टमेंट इकट्ठी करके इसने एक सवाल बना दिया था। तो ये हमारा देखा वाला सवाल है, ये वाला कर लेते हैं। प्रॉफिट आ रहा है, डिप्रिसिएशन आ रही है, मशीन बेची है, इंटरेस्ट इनकम आ रही है, सैलरीज आ रही हैं, स्टोर्स एंड स्पेयर्स में इन्वेंट्री की एडजस्टमेंट है, डिविडेंड इनकम आ रही है, फाइन आ रहे हैं, और एक्सपेंस हमने कोई रिकॉर्ड किया रीस्ट्रक्चरिंग का, लेकिन टैक्स वाले कह रहे हैं उसको 5 सालों में रिकॉर्ड कर लो, ये इससे रिवर्स वर्किंग हमने की थी, और अनयूज लॉसेज आ रहे हैं, और एप्लीकेबल टैक्स रेट आ रहे हैं एक्सेप्ट डिविडेंड इनकम। तो ये वो जो हमारे घिसे पिटे सवाल होते हैं उस तरह का था। तो ये करना शुरू करते हैं जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दो मिनट में दे रहा हूं, सवाल पूरा पढ़ लें, 2 से 3 मिनट लगाएं, ज़्यादा नहीं। अल्लाह का शुक्र है लॉसेस की एडजस्टमेंट जो एंड पे आ रही है उसके अलावा कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है।
अच्छा जान दो ना, ये इतना ना टाइम लगाओ, मेरे में 2-3 मिनट दिए, बस सवाल पढ़ लो एक दफ़ा। आप थोड़ा सा सॉल्व करने के एंगल से पढ़ रहे हो, मैं तो बस पढ़ने के एंगल से एक दफ़ा कह रहा हूँ, पूरा पढ़ लें एक दफ़ा। भाई सोचने का टाइम तो हर एडजस्टमेंट पे मैं दूंगा, पढ़ने के एंगल से पढ़ लें। एक आज जो हमने नई चीज़ पढ़ी है वो भी इस सवाल में है। कौन सी बताओ? एडजस्टमेंट नंबर 5 में एक बड़ी मजे की चीज जो आज हमने पढ़ी है प्रायर ईयर वाली, वो भी है 5 में, फुल फ्लैश सवाल में भी है। करें शुरू जी? वर्किंग 1 बताएं क्या खोलूं? नहीं माय डियर, वर्किंग 1 हम ये वाली खोल लेते हैं, इससे रिवर्स चलते हैं। नेट डेफर टैक्स एसेट, पास्ट पेपर क्वेश्चन 9 की तरह का ये सवाल है ना, 10 की तरह का, 10 की तरह का। ये देखें ना, एसेट है, आज एसेट है, अनयूज लॉसेस पे उसने एसेट बनाया हुआ है, और ये पीपीई है। लेकिन ये तो टैक्स वाला कॉलम है, थोड़ा सा इधर एक डिफरेंस वाला कॉलम था वो भी छुपाया हुआ है इसने, टैक्स बेस भी नहीं दी हुई, कैरिंग अमाउंट्स भी नहीं दी हुई। तो करें जी शुरू। वर्किंग 1, अभी ना एडजस्टमेंट 11 नहीं आप लोगों ने पढ़नी क्लास के एंड तक। डेफर टैक्स लाइबिलिटी स्लैश एसेट एज ऑन, एक्सेलेंट, 31/12/22। कोशिश करेंगे जान मार के जितनी फिगरें निकल सकें निकालेंगे इंशाल्लाह। क्या लिखें साथ? एक्सेलेंट, DTL। अनयूज लॉस वो पर मैं सही कर देता हूँ। चलें जी, कोशिश करें रिवर्स चलने की। टैक्स रेट 42 डिवाइडेड बाय 30 मल्टीप्लाइड बाय 100, 140। अब 1, बेटे का नाम DTL, तो बाप का अच्छा भाई कह रहे इतना ऊंची तो बहुत त्राह निकल जाने हमारा। अच्छा, TTD कब आता है? जब रूल 1 हो एसेट में, जब रूल 1 हो। रूल 1 में क्या रूल होता है? चलें, जिन लोगों ने सवाल पढ़ लिया था रीडिंग टाइम में उनको पता है कि 3 चीजें गिवन हो सकती हैं, या कॉस्ट और डिप्रिसिएशन के रेट्स, या ओपनिंग WDVs अकाउंटिंग और टैक्स वालों की, या ओपनिंग WDVs का डिफरेंस, क्योंकि डेप्रिसिएशन वगैरह का भी डिफरेंस दिया होता है। तो सवाल में मेरे ख्याल से ओपनिंग WDVs का डिफरेंस से ही गुजारा चलाना पड़ेगा, क्योंकि और कुछ नहीं है। तो एडजस्टमेंट नंबर 0 बना लेते हैं। एडजस्टमेंट नंबर 0, कैरिंग अमाउंट ऑफ PPE is greater than tax base of PPE on 1 जनवरी 23 बाय रुपीज, ग्रेटर कितनी है? बाय रुपीज 140। एडजस्टमेंट नंबर 0। चलें जी, दीवार से टेक हट गई, अब अटेंटिव हो जाए। एज इट इज जो किया था क्वेश्चन 9 में कल। अनयूज लॉस में टैक्स रेट ना लिखें, इधर लिखते हैं टैक्स रेट, और रेड मार्कर से ना ये बैलेंसिंग निकालें जरा।
180 क्योंकि इसमें कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस डिफरेंस टैक्स रेट का कॉलम खाली होता है, डायरेक्ट उधर होता है। 54 तक पहुंचते हुए 30 लगा है, तो क्या फिगर थी जिस पे 30 लगा होगा? 180। एडजस्टमेंट 11 नहीं पढ़नी है अभी। कितनों ने एक दो ने नजर मार ही लिया नीचे, शर्म भी नहीं आती। मना नहीं करना, नहीं करना, नहीं मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं बड़ा हो गया हूँ। टोटल 12 DT तो विशाख वर्किंग टू खोल के डेफर टैक्स का टी अकाउंट भी खोल सकते हैं हम, लेकिन छोड़े परे डेफर टैक्स का टी अकाउंट अभी क्या करना। चलें आप सवाल शुरू कर लें। वर्किंग टू कर लें करंट टैक्स। पॉज करें। जी प्रॉफिट बिफोर टैक्स 466 मिलियन। सिर्फ 10 मिलियन का नुकसान कर दिया था। अच्छा अच्छा, ये बीडीज जो है ना सिक्के वाली पेंसिल से आपने डालने हैं, क्योंकि बीडीज बाद में कई दफ़ा पता चलता है कि इसमें कोई एजम्पशन लेनी थी, इसलिए बीडीज सिक्के वाली पेंसिल से डालने हैं। वर्किंग नंबर ओके। अकाउंटिंग वालों की बीवी टैक्स वालों की बीवी से 140 आज टैक्स वालों की बीवी ज्यादा है, माशाल्लाह, अल्लाह नजरे। अच्छा जी, अकाउंटिंग वालों की ज्यादा है, तो मैं ब्रॉडर लिख रहा हूँ। कैरिंग अमाउंट ऑफ पीपी इज ग्रेटर देन टैक्स बेस्ड ऑन जका नहीं बाई 140। बस ये आगे चलें। ये सिक्के वाली पेंसिल से मैं कैसा लिखना है 140 और 0। टैक्स वालों का डिफरेंस एक्सीड द अकाउंटिंग वालों का डिफरेंस बाय 116। An impairment loss of 50 was also recorded in P&L. By whom? P&L में तो IFRS वाले ही लेके जाते हैं। कितना? 100 The same for you. Okay. Under the tax laws, impairment does not affect the impairment की वजह से टैक्सेबल प्रॉफिट पे फर्क नहीं पड़ेगा, यानी इम्पेयरमेंट की वजह से टैक्स वालों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ठीक है, हम उल्टा देंगे, टैक्स वाले इम्पेयरमेंट को नहीं मानते। भाईजान तुसी खा लो या वेख लो, थोड़ा जिहा भी वेखो नाल ना। ओके अच्छा, ये पिछले सवाल की तरह ड्यूरिंग द ईयर एचएल सोल्ड अ मशीन हुज बीवी, किन की बीवी? टैक्स वालों की बीवी, एक्सीडेड द अकाउंटिंग वालों की बीवी बाय टैक्स वालों की ज्यादा है। इसको डाल दें इधर भी।
यहां तक नोट कर लें, ये सवाल का डाटा है। अब मिसिंग फिगर्स पे निकालना शुरू करते हैं। पास्ट पेपर क्वेश्चन 12 अच्छा था जो पिछली क्लास में किया था, क्योंकि उसमें टी अकाउंट्स बने हुए पड़े थे। अच्छा भाई, अब जरा इधर देखिएगा। अब हमारा काम नहीं, गुजारा नहीं चल रहा, क्योंकि ये तो पॉजिटिव आ रहा है लेकिन ये नेगेटिव आ रहा है। तो इसलिए बेहतर है कि 1000 रुपया दोनों जगह डाल दें या 200 रुपया डाल दें। 200 डाल के भी वैसे गुजारा चल जाएगा, लेकिन चलिए 1000 डाल देते हैं। वैसे में ये हो गया 1140 और ये हो गया 1000। लो जी, सिक्के वाली पेंसिल की भी नहीं जरूरत पड़ी। इसके साथ लिखा एज्यूम और इसके साथ लिखा 1000 जमा 140 और 1000 के साथ छोटा सा करके लिख दिया वर्किंग 4। इतना के एज्यूम कर लेने, यानी ये इतनी जो है वो जगह बना देनी है कि ये दोनों बैठ जाए तो जवाब कैरी डाउन पॉजिटिव आ जाए। इतना के एज्यूम करना है ज्यादा। जी कैरी डाउन 1090 10 वो लोग घर में खड़े हो जाएं जो ये लेक्चर इधर बैठ के ले सकते थे, फिर भी अपने बेड पे बैठ के ले रहे हैं, या कुर्सी पे बैठ के, या घर में बैठ के, या हॉस्टल में बैठ के, या छत पे बैठ के। मेरी गल पूरी कर लेने पुत्र, तेरी फिगर तेन जोर ना है। अच्छा जी, आप बोले P&L 35 होगी बात। अकाउंटिंग वालों के डिप्शन एंड इम्पेयरमेंट उल्टा के टैक्स वालों के डिप्शन माइनस कर दें। अकाउंटिंग वालों का लॉस उल्टा के टैक्स वालों का लॉस माइनस कर दें। और कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस। चलिए नोट कर लें जी। 1 मिन लगाएं, 1 मिनट 1 मिन। तकरीबे तकसीम इनामात में आपको ज़िंदगी में क्या क्या मिला? 7th में, 8th में, मैट्रिक में, FSC में? हाथ खड़ा करके बताना शुरू करें। ट्रॉफी, लॉकेट्स, मुंडे लॉकेट्स केड़े मुंडे, अच्छा मेडल्स में लॉकेट्स। अच्छा, कीचेन निकला था कि जिंदगी में एक दफा हमारा कीचेन निकला। और जी माशाल्लाह। और बुक्स, मोटरसाइकिल आपको माशाल्लाह मोटरसाइकिल। अच्छा माशाल्लाह। अकाउंटिंग डिप्शन 0, इम्पेयरमेंट लॉस 50, टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन 6, अकाउंटिंग वालों का लॉस रहने दें, टैक्स वालों का लॉस 35। बाकी इस सवाल की रिक्वायरमेंट है या वर्किंग है ये डेफर टैक्स वाली? रिक्वायरमेंट कौन सी? ईच टेम्परेरी डिफरेंस या सारा इकट्ठा करके?
31 दिसंबर 2000। पापा सही तरह बोल दें ताकि पता भी चल जाए। पापा वर्किंग का रेफरेंस देना है 10849। भाई टीए भाई को कहो जरा मुझे इसका सोल्यूशन भेजे आई कैप का मार्च 2024 का। वैसे ओके आगे चलें जी, साथ ही चलें, करते रहें क्योंकि अब टैक्स रेट भी डिफरेंट होते हैं। डिफरेंस टैक्स रेट 70। इसमें उसने कोई नहीं बताया इस साल का रेट इतना है, इस साल पता चल गया, अगले साल का ये पता चल गया, ऐसा कोई चक्कर नहीं। मुझे सवाल फारक जैसा 2.3 one inch of the day। अल्लाह से होता है भाई। Interest income for the year was 60 million. Working number 7 है छी, बिला वजह है छी। P&L सर आपको कैसे पता चला ये P&L है? इनकम फॉर द ईयर या रिसीट फॉर द ईयर? पिछले सवाल में भी तो इनकम दी हुई थी ना। हमने उसको फिर लिस्ट नहीं कराई थी भाई, ये इनकम है, इनकम ही दे रहा है हमें। खंडिंग फॉर नथिंग ऑफ विच 15 वॉज रिसीवेबल एट ईयर एंड। इसमें से कितना रिसीवेबल है? क्लोजिंग रिसीवेबल जी 15। फाइनेंस एक्ट इनैक्ट हुआ 18 दिसंबर को, जिसमें हमें पता चल गया कि इंटरेस्ट इनकम प्रीवियसली तो माफ था, लेकिन अब 2024 से रिसीट बेस पे टैक्सेबल है। हमारा साल कौन सा है? 23। और अकाउंटिंग कौन सी वाली फॉलो करेंगे? टैक्स वाले, एक्रूअल अकाउंटिंग, कैश अकाउंटिंग। टैक्स वाले कह रहे हैं कैश बेसिस पे हमने टैक्स लेना है और अगले साल से हम टैक्स लिया करेंगे। अभी तक तो माफ था, अगले साल से टैक्स लिया करेंगे। हमारी किस्मत के हमें मिला नहीं था, इस साल मिलना अगले साल है। और वो कहते हैं जब मिलेगा तब टैक्स देना पड़ेगा। आप बताएं क्या करें? आप बताएं क्या करें? ये जो 15 है ये कब मिलना है? अगले साल। ये कब मिलना है? अगले साल। तो अगले साल से इस पे लगेगा, लेकिन पहले आईएफआरएस वाला अकाउंट तो पूरा कर लें। आईएफआरएस वाला अकाउंट तो पूरा कर लें। 45। अच्छा, अकाउंटिंग कौन सी फॉलो हो रही है? कैश अकाउंटिंग। अकाउंटिंग कौन सी फॉलो हो रही है? कैश अकाउंटिंग। अच्छा जी, कैश अकाउंटिंग में मुझे बताएं कि रूल्स क्या हैं हमारे? रूल्स प्रिपेयर टी अकाउंट बन गया जी। इनकम उल्टा के कैश रिकॉर्ड कर दें। इनकम उल्टा के कैश करते हैं जी। लेस इंटरेस्ट इनकम, ये उल्टा के इंटरेस्ट रिसीव्ड 45।
आज पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि अभी तक ये 15 यही 15 होता था, 15-15 बराबर होता था। आज 3 फिगर्स आ रही हैं सवाल में, तो रिवीजन अच्छी हो गई। इनकम उल्टा के कैश रिकॉर्ड करेंगे। इनकम उल्टा के कैश रिकॉर्ड कर दीजिएगा। करना है, बिल्कुल करना है। अगर रेट 30 ही है, 30 है, 35 है, 32 है, क्या है? अगर रेट 30 ही है तो 45 को रिकॉर्ड कर दें। लेकिन सवाल कहता है अकाउंटिंग फॉलो हो रही है रिसीट, इसलिए हमने कहा था इनकम उल्टा के कैश रिकॉर्ड करो। तो मैंने इनकम उल्टा के कैश रिकॉर्ड किया है, करूंगा, हमेशा करूंगा। लेकिन एक और मसला है कि जो कैश आया है वो फिलहाल माफ है। वॉज प्रीवियसली एग्जाम्ड का मतलब है कि 18 दिसंबर 2023 के साल में पता चला है थ्रू अ फाइनेंस एक्ट इनेक्टेड ऑन interest income which was previously exempt will now be taxable from 24. It was not taxable in 23. In 23 it was, और अकाउंटिंग भी कौन सी फॉलो हो रही है? अब जितना रिसीव हो गया वो इनकम में डालना है, लेकिन रेट क्या है? तो इसको लिखा रहने दे, इधर लिख के मिटा दिया करेंगे, नीचे लाके अगर आपने लॉजिक पे रहने तो टैक्स ऑन इंटरेस्ट ऑफ 45 एट द रेट ऑफ 0, क्योंकि इसकी आदत डालनी पड़ेगी। मंडे से क्लासों में ये भी दिया होगा, ये भी दिया होगा। अब तक तो हम ये और ये दिया होता था, ये नहीं दिया होता था। और मंडे से क्लासों में भी बता दिया करेगा इस साल रेट इतने और जो अगले साल मिलना है उसका रेट इतने। हमारे सवाल में तो दिया हुआ है कि इस साल रेट 0% है और अगले साल से रेट 30 हो रहा है। अब इसको 0-30 पे ले जाएंगे, लेकिन अब इस लाइन बनाने की और काटने की आदत डालनी पड़ेगी। ये लाइन हम जरूर डाला करेंगे ताकि हाउ टू टैकल वाली चीजें हमारी ना हिल जाएं, वरना हम ही हिल के रह जाएंगे। वेन एवर टैक्स अथॉरिटीज आर यूजिंग, अच्छा कैश अकाउंटिंग में करना क्या होता है ये पहले जरा सारा सुन लें। इंटरेस्ट रिसीवेबल 15 और 0, पहले कैश अकाउंटिंग में करना क्या होता है सुन लें। उसके बाद जो है वो इस सवाल की वजह से जो मसला आया वो अलग से टैकल कर लेते हैं। पहले इजी मार्क्स ले लेते हैं। वेन एवर टैक्स अथॉरिटीज आर यूजिंग कैश अकाउंटिंग, कैरिंग अमाउंट विल अपीयर एंड टैक्स बेस विल बी इन करंट टैक्स वर्किंग, रिवर्स द इनकम एंड रिकॉर्ड द कैश। कितना? बस ये करके रिलैक्स हो जाए, कोई मसला नहीं। ये करके रिलैक्स हो जाए, कोई मसला नहीं। अब 2 सवाल वाले से पूछ लें कि ये जो कैश मिला है इस पे क्या रेट लगाना है और ये जो मिला है इस पे क्या रेट लगाना है। अब ये सवाल वाले से पूछ लें। अब अगर कुछ और लिखा हुआ तो जो कह रहा है वो फॉलो कर लें। अब सवाल वाला कह रहा है इस 45 को माफ कर दो, तो ठीक है माफ कर दो या 1% लगा दो, लाके तो नीचे ही करना पड़ेगा ना। तो हम अपने समझने के लिए लिखेंगे आज एट टैक्स ऑन 45 एट 0%। आप लोग ये जगह छोड़ दें, एंड पे लिखिएगा, पता नहीं जगह कैसे मैनेज हो ये। और इधर कह रहे हैं अगले साल से टैक्सेबल हो गया। अब अगले साल का रेट अल्लाह का शुक्र ही नहीं दिया, तो अगले साल का रेट फिर 30% ही ले लें। आप बताएं जब लॉजिक पे रिसीवेबल जब अगले साल तो टैक्सेबल टेम्परेरी। ये क्या अगले साल क्यों टैक्स देना है? इस साल तो नहीं दिया, इस साल एग्जेम्प्ट है और अगले साल से टैक्सेबल है। ये प्लीज 45 लिख के काटें। इनकम उल्टा के कैश रिकॉर्ड करने की आदत डालें। लेकिन अगर इधर ही रिकॉर्ड रहा कैश तो खतरा क्या है? इधर ही रिकॉर्ड रहा तो खतरा कैश 45 पे क्या लग जाएगा, लेकिन लगाना कितने? तो 45 को बिल्कुल लाएं, लेकिन थोड़ा सा नीचे करके लाके टैक्स लगा दें। ये हम तैयारी कर रहे हैं आने वाले दिनों में, हो सकता है इसका रेट 5% अलग से दिया हो 0% की जगह। चलें जी, सवाल तो अब मुकने की तरफ जा रहे हैं।
सैलरीज एक्सपेंस उधर ही रखो कैमरा। आधे आधे तकरीबन मार्क्स तो इन एडजस्टमेंट्स में वैसे ही पड़े होते हैं बंदे के। ये लिख देता है, इसको 0 लिख देता है, 60 उल्टा देता है, ये 30% लगा देता है, आधे मार्क्स तो वैसे ही पड़े होते हैं। सैलरीज एक्सपेंस एंड इंश्योरेंस एक्सपेंस आर इतने, लेकिन तो वो हैं पिछले साल के, व डिसअलाउड बाय, हाँ जिसने लिख दिया बाय एफबीआर। अभी तक हम यही होता था डिसअलाउ कर कौन रहा है, तो पहली दफा एक हमने बताया, मैं बताता हूं डिसअलाउ कौन कर रहा है। डिसअलाउ करने वाले का नाम क्या है? टैक्स अथॉरिटीज। ओए वजह भी बताई, ड्यू टू नॉन डिडक्शन ऑफ, हमने टैक्स में पढ़ा था कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को सैलरीज दे तो टैक्स काटे, लेकिन एम्प्लॉयर ने सैलरी देते हुए टैक्स नहीं काटा। इस जुर्म की सजा मिली है कि ये दोनों खर्चे इंश्योरेंस कंपनी का भी टैक्स काटना होगा। हम भी अच्छा ठीक है मान लेते हैं, बस मान लिया हमने। हमने कहा अब हम अपील नहीं करें, हम कहीं नहीं जा रहे इसके खिलाफ, तो क्या करें फिर? अब अगर ये पिछले साल ही नॉट अलाउड हो जाते तो उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते? इससे टैक्सेबल प्रॉफिट पिछले साल के बढ़ जाते और टैक्स ज्यादा देना पड़ता। तो बता दें, डिसअलाउड हमने एक्नॉलेज कर लिए हैं, इसकी वजह से टैक्सेबल प्रॉफिट बढ़ जाएगा, उससे टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा। बस इसको वैसा करें, बारों बार नोट में डाल दें। नोट आए फिर पहले सफ़े पे नोट का फॉर्मेट खोलें, 9.1 CTE। ये मैं अभी देखे आई कैप इसको फॉर द ईयर लिख रहा है, करंट ईयर की जगह फॉर द ईयर, और करंट ईयर की जगह वो फॉर द ईयर लिख रहा है। CTE फॉर द ईयर, प्रायर ईयर, और DTE। जी बोलें। 32 पे भी टैक्स देना है, और कितना देना है? ये खर्चा है। बहरहाल अभी मेरे पास जगह नहीं है रिकॉन्सिलिएशन की नीचे, फिर मुझे लाइन याद नहीं रहेगी। रिकॉन्सिलिएशन को जरा फॉर्मेट खोल के फिर इसको भी डाल देंगे 14.4 को। तो इस एडजस्टमेंट के साथ लिखा करें बारों बार। इसको बस बारों बार आपने नोट में ले आना है, तो कहीं से रूट नहीं कराना। व्हाइट बोर्ड पे नहीं लेके गया मैं, नोट खोला और नोट खोल के इसको वहां डाल दिया। डिस अलाउ होना हमने मान लिया, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए, लेकिन डिस अलाउ आपने एक्नॉलेज कर लिया, इससे टैक्सेबल प्रॉफिट बढ़ गए और टैक्स अब ज्यादा देना पड़ेगा। चले जी, इसको रिकॉन्सिलेशन में भी डालना है। ये तो बता दें इसकी कैरिंग अमाउंट, तो टैक्स बेस तो आप जुबानी बता देंगे कैलकुलेटर के बगैर ही। कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस, स्टोर्स एंड स्पेयर्स हैं। स्टोर्स एंड स्पेयर जैसे मार्कर पड़े हों या कोई और चीज़ें, कुछ भी समझ लें। स्टोर्स एंड स्पेयर इन्वेंट्री टाइप ही समझ लें। इन्वेंट्री 180 पे, इस तक पहुंचते हुए एनआरवी लॉस माइनस हो चुका है 19 का, तो ये फिर 180 क्या है? एनआरवी है या 180 कॉस्ट है? एनआरवी है, नहीं एनआरवी लॉस नहीं, एनआरवी लॉस 19 है, तो ये क्या है? तो कैरिंग अमाउंट बताएं। ओ भाई जालिमो क्या कर रहे हो, खुदा का खौफ करो। अकाउंटिंग वालों ने तो लोअर पे ही रिकॉर्ड करना है ना। और टैक्स बेस
टैक्स वाले एनआरवी लॉस को नहीं मानते। 190 बस। अच्छा, अकाउंटिंग वालों ने कितना डाल दिया खर्चे में? 19। कल परसों पता नहीं करवाया था क्वेश्चन, कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 23 तो आज वाला था, 25 करवाया था। पेज नंबर जी सर, चलें ठीक है, चलें, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। क्वेश्चन 24 पेज 214। चलें छोड़ें, ये वो भूल जाती हैं चीजें बंदे को। मुझे बताएं कि ये एनआरवी कैसे है? आफ्टर का लॉस लिखा हुआ है ना, वो खत्म होगी बात। आफ्टर का लॉस लिखा हुआ है, लॉस माइनस करने के बाद है। और अकाउंटिंग वालों ने शो भी किस पे करना होता है? एनआरवी और कॉस्ट दोनों में से लोअर पे। तो अगर एनआरवी लॉस आया था तो एनआरवी पे फिर शो करें 180, तो अकाउंटिंग वाले 180 पे शो कर देंगे। टैक्स वाले कहते हैं एनआरवी लॉस माइनस नहीं करना था, हमने तो कर लिया है, फिर क्या करें? तो कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस के मार्क्स कुछ एडजस्टमेंट्स में इजी होते हैं, वो फौरन ले लिया करें। स्टोर्स एंड स्पेयर्स, जी बोलें। 180 प्लस पेपर में शो किया करें 199। करंट टैक्स में भी मार्क्स ले लें। बताएं जी, करंट टैक्स में क्या क्या कहा था, किसी को याद हो? अकाउंटिंग वालों ने कौन सा लॉस रिकॉर्ड किया है? टैक्स वाले कह रहे हैं ना करो, ऐड कर दें। ये परमानेंट डिफरेंस नहीं है, वो मैंने आपको बता दिया था, उल्टा दें। वेरी वेरी गुड रिवीजन, एक्सेप्ट दिस न्यू कॉन्सेप्ट जो इंटरेस्ट इनकम अकाउंट में 3 चीजें आ रही थी। वेरी गुड रिवीजन चल रही है, जबरदस्त। Dividend income for the year is 28. Dividend taxable at reduced rate of 10%. How to tackle? Prepare T count वालों, जब रिसीवेबल, अनअर्न्ड, प्रीपेड, पेएबल लिखा हो फिर टी काउंट बनाना है। ये तो वो बचपन वाली एडजस्टमेंट है जो आप टैक्स की क्लास में करते थे कि डिविडेंड को बिजनेस इनकम निकालते हुए माइनस कर देते थे और नीचे जाके अलग रेट लगा देते थे। ये तो वो बचपन वाली एडजस्टमेंट है, इसको क्यों कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं? वो कब बनाने होते हैं टी काउंट? रिसीवेबल, प्रीपेड, अनअर्न्ड, पेएबल। अभी बस डिविडेंड इनकम है बस 28 मिलियन, टी काउंट बनाने की कोई जरूरत नहीं है। डिविडेंड 28 मिलियन है, टैक्स वाले क्या कह रहे हैं? 10% लगा दो। तो पड़ा रहने दें, इसमें 28 मिलियन पड़ा रहने दें, लग जाएगा 10%। नहीं, फिर निकालें कितना? 28 और लगाएं ऐड टैक्स ऑन डिविडेंड। ये 3 इनकम्स आपको तंग किया करेंगे, डिविडेंड, कमीशन और इंटरेस्ट। ये 2-3 इनकम्स हैं जो इधर आया करेंगे नीचे। डिविडेंड एट द रेट ऑफ टाइम टूम निकाल के ना, ये 3-4 सवाल एक ही सेटिंग में कर लीजिएगा। अब ये बता दूंगा आपको, क्वेश्चन 9 है, 10 है और ये जो है 2 करके तो आपको हंसी आएगी। क्वेश्चन 2 ये करना ना, सॉरी। फाइन का हाउ टू टैकल फाइन एक्सपेंस आ गया है। नहीं, अजीब क्या बोलने की जरूरत है? लेक्चर 1 में बस बता दिया था फाइन नॉट अलाउड है। अजीब तो तब बोलते हैं ना जब फाइन पेएबल होता नहीं है फाइन पेएबल, तो हाउ टू टैकल भी नहीं करना, टी काउंट भी नहीं बनाना, कुछ भी नहीं करना। वो चलते चलते वो पुरानी बातें करने लग गए, पुरानी भी कौन लगे। कौवा चला हंस की चाल ड्यूरिंग द ईयर। भाई हंस देखे कभी? नहीं, जाके देख लूंगा क्या मतलब, तेरा क्या यकीन में क्या है? जिंदगी इसी तरह गुजर जाए, कौवा देखा हो हंस ना देखा हो। अब वो हंस गूगल ने दूसरा वाला स्माइल देने लग जानी है। हंस एनिमल, एनिमल, ये कौवा चला हंस की चाल।
हंस देख लिया, चलो शुक्र है। स्वेन्स, अच्छा अंग्रेज बैठे। भाईजन कव्वे दी भी इंग्लिश पढ़ा दो। थर्स्टी क्राउ या क्रो? क्रो सर, क्रो। क्रो। Crow ran with Swan and the crow is worried who I am. अच्छा जी, ड्यूरिंग द ईयर HL पेड फाइन्स ऑफ 24। बस वो बचपन वाला काम करें। एड फाइन 24 ही प्रोग्राम चल रहे हैं, साड़ी अलाइनमेंट आउट होगी। लेस डिविडेंड, फैन फैन, चलें आगे। पेबल में नहीं लेके जाना टैक्स बेस कैरिंग अमाउंट, लिखा नहीं है। नहीं डिडक्शन नॉट अलाउड नहीं, ये बात है, फाइन के साथ पेबल नहीं लिखा हुआ। डिडक्शन नॉट अलाउड तो है, लेकिन अगर पेबल लिखा हो तो इसकी कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस लेनी है, शो करनी है, बराबर शो करनी है। चलें जी, और तेरी कसर रहेगी थी बालू, सारे हो गए। मैं भी आया, आ जा फिर। HL एक्सपेंस आउट पेमेंट ऑफ 70। कैरिंग अमाउंट 0। HL ने एक्सपेंस में डाल दिया एक अमाउंट रिलेटिंग टू रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ वन ऑफ इट्स बिजनेस सेगमेंट्स। टैक्स वाले कहते हैं डालो एक्सपेंस में, होली होली की हो गया भाईजन, एकदम ही 70 मिलियन तुसी खर्चे च पा छड़िया। कोई थोड़ा बहुत अगर हमें टैक्स आना था वो भी नहीं आना। अब तुम सबर, होले होले, एज पर टैक्स लॉ दीज पेमेंट्स आर टू बी अलाउड एज एन एक्सपेंस, होले 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 होले। 5 हो गए पूरे। अगले साल से शुरू कीजिए। ओ नहीं, वो तो पिछले सवाल में रिसर्च में कह रहा था अगले साल से शुरू करें, बल्कि अगले साल ही माइनस कर दें। इधर कह रहे हैं इसी साल से गेम डाल दो, थोड़ी थोड़ी करके करना शुरू कर दो, लेकिन करो सही। थोड़ी थोड़ी करके करना शुरू कर दो, लेकिन करो सही। बिस्ती, अच्छा जी। रीस्ट्रक्चरिंग एसेट, हाथ कांपने चाहिए क्योंकि अकाउंटिंग वाले इसको एसेट नहीं मानते। रीस्ट्रक्चरिंग एसेट 70 माइनस 70 डिवाइड बाय 5, कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस की आसान एडजस्टमेंट होती है और करंट टैक्स में भी बड़ी आसान होती है इसमें। बालू ऐड क्या करना है? रीस्ट्रक्चरिंग, रीस्ट्रक्चरिंग एक्सपेंस ऐड कर दें और इधर लेस में रीस्ट्रक्चरिंग पेड ना लिखें, रीस्ट्रक्चरिंग डिडक्शन अमोर्टाइजेशन 70 डिवाइडेड बाय 14। ठीक है भाई, आवाजें लगा सकते हो, पांडे कली करा लो, पांडे कली करा लो। इस तरह कोई नहीं आएगा। तेरा है डंके की चोट पे आवाज लगा। बच्चियां नू टिंडा करा लो, बच्चियां नू टिंडा करा लो। now that's better। जूतियां नू तस्मे लगा लो, जूतियों ना दस्ते लगा लो, दस्ते नहीं तस्मे। बैगां नू जिप्पा लगा लो। बैगानो जीपा लगा लो। ओके दैट्स नाइस। जी और कुछ क्या क्या करवाना है? घर से फोन आ गया। अच्छा जी, इधर बता दें अमाउंट्स। जी अस्सलाम वालेकुम। बस असर पढ़ के निकल रहा हूँ इधर 4 बजे।
अस्सलाम वालेकुम। ठीक है भाई, इजाजत मिल गई। एसेट है ना, डिडक्टेबल इन फ्यूचर। मैंने कल आपको बताया था कि फ्यूचर में अकाउंटिंग वाले एनआरवी लॉस रिकॉर्ड कर चुके हैं, ये फ्यूचर में ज्यादा एनआरवी लॉस रिकॉर्ड, ये फ्यूचर में कॉस्ट ऑफ सेल के नाम से रिकॉर्ड कर लेंगे, इसलिए डिडक्टेबल इन फ्यूचर कहते हैं इसको। अकाउंटिंग वाले फ्यूचर में 100 डालेंगे और टैक्स वाले फ्यूचर में 199 डालेंगे, तो डिडक्टेबल इन फ्यूचर। फाइव पॉइंट एक दफा हमने इस तरह लिख दिया ना, अब आप लोगों ने भी जिंदगी भर इसको ऊपर इसको थल्ले लिखना है और फिर बाद में समझ नहीं आना क्या हो रहा है। सामने लिखना ज्यादा बेहतर था। 54.3 तो उन्होंने ले लें। अच्छा जी, अच्छा जी, ये बताएं, एक सवाल हम आपसे पूछने लगे हैं। हाइब्रिड में मोबाइल को जरा छोड़ें। एक सवाल हम आपसे पूछने लगे हैं, अगर आपके पास 200 किलो बिरयानी है और आप 2 दोस्त हैं सिर्फ खाने वाले, और रेगिस्तान में कोई आपको हदिया करके चला गया 200 किलो बिरयानी, और आपके पास जो फ्रीजर मौजूद है रेगिस्तान में वो भी एक बस पे आ रहा है, वो फ्रीजर उसमें सिर्फ 150 किलो बिरयानी जो है वो आप फ्रिज में रख सकते हैं, तो बाकी 50 नहीं 1-2 किलो खा लेंगे। इस तरह की बातें ना करें, मुझे कॉन्सेप्ट समझें। तो पेट भरे में आपके, चलिए मार्केट परफेक्ट है, अजम्पशंस तो ले लेना पहले, मार्केट परफेक्ट है, पेट भरे में, अभी आपको भूख नहीं है। अच्छा, अब 200 किलो 100 किलो एक देग में पड़ी है, 100 किलो दूसरी देग में पड़ी है, ठीक है। अब हुआ ये कि जो फ्रीजर आ रहा है वो आ रहा है 150 किलो वाला, तो अब बता दें कितनी बिरयानी ऑब्वियसली जाया है? 50 किलो। वो ड्राइवर को दे देना, इस तरह की बातें ना छोड़ें, इलेक्ट्रिक कार है, कार खुद चल के आ रही है, अपनी ऐसी कहानियां नहीं बना रहे हम इधर बैठ के, तो बस खुद ही गाड़ी आएगी। तो अब 50 किलो बिरयानी जाया है, लेकिन अगर सोचा तो ये था कि 150 वाली आ रही है, लेकिन अगर वो एक्स्ट्रा एक छोटा सा कैबन लगवा के 170 वाली ले आए तो फिर क्या करेंगे? वो आप लोग बाकी भी रख लेंगे या फिर बाकी होंगे नहीं, मैंने सोचा हुआ था 50 किलो जाया करनी है। और अगर वो लकीली ले ही 220 किलो वाले आए फ्रीजर, फिर तो ज्यादा खुशी होगी आपको, फिर तो आप सारी ही रख लेंगे। अच्छा, अब मोहतरम अच्छा, ऐसे देख रहे हैं, मुझे पता नहीं भी क्या होने लगा है, ऐसे सारे देखी जा रहे हैं, हम भी स्क्रीन बंद कर देते हैं। पिछले साल लॉस था 284, पिछले साल लॉस कितना था? ये एज ऑन नहीं उसने लिखा क्योंकि पिछले साल पहली दफा आया होगा, एज ऑन भी यही होगा। एज ऑन 31/12/22 कितना लॉस था? जिसके अगेंस्ट हमें एक्सपेक्टेड था। कुछ बच्चों को ना पहले से ही वाइब्स आ रही हैं, आप लोग कहते हैं, पता नहीं ये जमाने वालों ने लफ्ज निकाला, हमारे जमाने में तो ना मैट्रिक एफएससी तक अल्लाह का शुक्र ये लफ्ज नहीं था। कुछ लोगों को पहले से ही वाइब्स आ रही थी कि ये जो लिख रहे हैं ना नीचे लाइनें, कुछ कर देगा ये, क्योंकि 0.5 पिछले सवाल में हमने पढ़ा, उसमें लिखा था कि
आज तक का लॉस 500 और उम्मीद है कि फ्यूचर में इतना ही आ जाएंगी बसें कि हम सारी बिरयानी उसमें डाल देंगे। 550 किलो बिरयानी पड़ी है, इंशाल्लाह फ्यूचर में परेशान ना हो, इतनी अच्छी खासी फ्रीजर आएंगे कि सारी 550 किलो की बिरयानी उसमें रखी जाएगी, कोई जाया ना होने देना। आज का सवाल अजीब बात करें, ये वाइब्स आपको आई थी ना, ये वाइब आपने कहा था कि अगर फ्यूचर में ऐसा हो, बोला था आपने शायद, तो वाइब आगे भी भूल गई थी ना यार अदीब। ये देखें, पास पेपर का क्वेश्चन नंबर 12 में भी यही था। उसने एक ऐसी कमाल की वाइब दी थी, जी सोशल मीडिया के अल्फाज ज्यादा, उसने एक ऐसी कमाल की इंडिकेशन दी थी कि एज ऑन 31 दिसंबर 2018 हमारे लॉसेस थे 90 मिलियन, अगेंस्ट विच उम्मीद है कि अच्छे खासे प्रॉफिट। बिरयानी पड़ी हुई है हमारे पास 90 किलो, अल्लाह का शुक्र है 100-150 किलो के फ्रीजर रवाना हो चुके हैं, मैंने दोस्त को फोन कर दिया, टेंशन ना लो। अच्छा, अब हमने ये सोचना होता है जब भी हमें कभी लॉस आए, तो एक नया कॉन्सेप्ट आज बता रहा हूं, मंडे की क्लास में इस पर डिस्कशन होनी है डिटेल से जब सारे बैठे हों। हमने ये सोचा करना है जब भी लॉस आ जाए कि फ्यूचर में अगले 100 साल तक भी कुछ ना कुछ प्रॉफिट आ सकता है या नहीं आ सकता। बिरयानी के लिए फ्रीजर जल्दी मंगवाना होता है, प्रॉफिट जब मर्जी आए। फ्यूचर 100 साल 150 साल में भी पूरे बिजनेस में जब तक बिजनेस मर नहीं जाता तब तक मैक्सिमम इतना प्रॉफिट आ जाएगा कि ये लॉसेस को बर्दाश्त कर लेगा। ये हम सोचा करेंगे इंशाल्लाह आइंदा। पिछले सवाल ने तो क्लियरली बता दिया था ना कि 3 साल तक तो हमें कोई उम्मीद नहीं, उसके बाद मजे ही मजे हैं इंशाल्लाह। आज का सवाल चीख चीख के पुकार रहा है कि लॉस पड़ा हुआ है 284 का। अब मैं बनाने लगा हूं 22 की करंट टैक्स की वर्किंग। 22 की करंट टैक्स की वर्किंग में लॉस पड़ा हुआ है 284 का, अगेंस्ट विच इट इज ओनली एक्सपेक्टेड टू बी यूटिलाइज्ड 180 अगेंस्ट फ्यूचर इनकम। कहते ये फ्यूचर अगले साल की नहीं होती, ये अगले 100-150 सालों की सारी इनकम जमा करके बताते हैं लोग। कहते हैं फ्यूचर में, असल में ये लोग लॉसेस आने के बाद बिजनेस चालू इसलिए रखते हैं ताकि कुछ ना कुछ प्रॉफिट आ जाए, ये लॉसेस को कंपनसेट करके शेयर होल्डर को कुछ ना कुछ इतना नुकसान ना देके जाएं। इसलिए लॉसेस वाले बिजनेस स्टैंडर्ड कहते हैं जब लॉसेस आ जाए ना, मैं आपको मना करता हूं डेफर्ड टैक्स एसेट बनाना, क्योंकि लॉसेस से फिर निकलना बहुत मुश्किल होता है। दलदल में एक दफ़ा गिर गए हो ना, स्टैंडर्ड इससे अप्रोच पे कहते हैं दलदल में गिर गए हो, अब निकलने का कोई चांस नहीं है। वो तो पिछले 2 सवालों में बड़ी अजीब लाइन लिखी हुई थी कि दलदल में गिर गए और फ्यूचर में दोस्त के आने की उम्मीद लगी हुई है। वो पिछले दोनों सवालों में लाइन लिखी हुई थी, इस सवाल में कुछ और लिखा हुआ है। इस सवाल में लिखा हुआ है कि दलदल में गिर गए हो, यानी बिरयानी पड़ी हुई है 284 किलो, आगे से फ्रिज कितने आ रहे हैं। मैंने तो आपको पहले दिन से बताया हुआ था कि 22 की करंट टैक्स की वर्किंग में जो फिगर जाती है वो इधर लेके आए, लेकिन ऐसा नहीं किया करेंगे हम क्या किया करेंगे, 284 को इधर लाने की कोशिश किया करेंगे, लेकिन अगर सवाल मना कर देगा तो चुप करके 284 को काट के लाया 284 ही करेंगे, खींच के लिख भी दिया करेंगे सिक्के की पेंसिल से 284, वरना तो हमारे कॉन्सेप्ट की फर्क हो जाने। हमारा कॉन्सेप्ट हमें तो पहले दिन से ही आदत पड़ी है। पास पेपर क्वेश्चन 5 कितनी दफा मैंने क्या घर जाके करें, उसमें जो करंट टैक्स की वर्किंग में नेगेटिव होता है वही यहां आता है। तो व्हाट वाज द लॉस फॉर द ईयर, इसके अगेंस्ट 22 के एंड पे आप बुक करें सब कुछ, लेकिन मैं क्यों नहीं कर सका, वो तो रिवर्स वर्किंग करके भी मेरा अल्लाह का शुक्र है 180 ही निकल आया, मैं इस वजह से नहीं कर सका। जाएं जाके वर्किंग 1 में 284 लिखें और ये भी साइड पे रफ में बनाएं वर्किंग 1 के। अब कितना आना था चाहिए इधर, जो परसों तरसों से पढ़ रहे हैं, पास पेपर क्वेश्चन 5 के अंदर यही फिगर देखिएगा, उधर गई हुई है सारी, 2 दफा गई है मेरे ख्याल से, 2 दफा उसमें था, और 2-3 सवाल अपने होमवर्क में भी किए हैं लॉसेस के, तो 21 और 22 सवाल जो था, ये फिगर उधर जाती होती है, लेकिन आज क्यों नहीं लेके जा रहे। आप बता दीजिए कितने किलो बिरयानी हमारे पास पड़ी हुई है। 284 किलो बिरयानी हमारे पास पड़ी हुई है, और फ्यूचर में क्या उम्मीद है, सिर्फ कितने के आने हैं फ्रीजर, उनमें सिर्फ 184 किलो कैपेसिटी होगी, फिर 180 किलो। फिर फिलहाल जरा प्रूडेंट रहें, एसेट रिकॉर्ड करने में ना प्रूडेंस कॉन्सेप्ट लगाएं,
प्रूडेंट अंदर ध्यान से एसेट रिकॉर्ड करो, ज्यादा रिकॉर्ड ना करो। ये अगले साल का प्रॉफिट नहीं है 180, ये अगले सारे सालों का प्रॉफिट है। यहां फिलहाल आप बना लें 180 पे। खैर आप क्या करें, नोट कर लिया ये, जाएं वर्किंग 1 में ये नोट करें, साइड पे कहीं करंट टैक्स की वर्किंग थोड़ी सी रफ में नोट करें। फिर इस 284 को इधर लाना होता था, लेकिन आज नया स्यापा आ गया। क्या उम्मीद थी कि फ्यूचर में कितने प्रॉफिट्स आएंगे? वैसे अच्छी उम्मीद होती 284 तक आ जाता है, लेकिन अब हमारी उम्मीद खत्म हो गई है। जब लॉसेज आना शुरू हैं तो हमने सोचा फ्यूचर में 180 भी आ जाए तो बड़ी बात है। अच्छा वैसे मुझे बताएं, ये तो कहानी है 2022 की, 23 में अगर कोई प्रॉफिट आ गए माशाल्लाह, फौरन ही एकदम कोई ऐसी जुगाट लगी, पता नहीं आप लोग कहते हैं, अल्लाह की तरफ से ऐसा हुआ कि 23 में एकदम ही प्रॉफिट आ गए 600-700 मिलियन के, तो फिर तो 180 माइनस कर जो सोचा हुआ था। यह सारी बिरयानी सेव, पागल है यार, अभी इतनी बिरयानी वाली बात किस लिए की है? अब 180 284 किलो बिरयानी पड़ी हुई है और फ्रीजर कितने वाले आ रहे हैं? हमारा ख्याल है कि 180 तक आ जाएंगे। वो ख्याल ही है ना, हम रेगिस्तान में बैठे, हमें क्या पता कितने आने हैं। हमने तो फोन कर करके पूछा, उन्होंने कहा यार अरेंज करके 180 किलो तो तुम्हें भिजवा देते हैं। वो जब हमारे दोस्त माशाल्लाह आए बंदे लेके अरेंज करके, तो वो इतने ज्यादा थे कि 180 से क्या पूरी 284 उसके अंदर आ रहा था। अब क्या करें अगले साल? 180 तो आपकी सोच थी, टैक्स वालों को जो लॉस आपने बताया हुआ था वो 284 ही था। जिन्होंने टैक्स पढ़ा हुआ है, जब आप रिटर्न जमा करा के आए थे तो एज्यूम्ड असेसमेंट ऑर्डर आपको 284 पे इशू हुआ था। टैक्स वालों का लॉस 284 है। ये तो आईएफआरएस की सोच है, ये तो आईएफआरएस वालों की सोच है। अगले साल टैक्स वाले आपसे यही कहेंगे, यार वो हमने सुना था आपको 284 का लॉस था, आजो माइनस कर लो। अब अगले साल क्या करें? करंट टैक्स में दुआ करें कि अल्लाह करे अच्छा खासा ही प्रॉफिट आ जाए, ताकि हम पूरा 284 माइनस कर लें। चलें जी, देखते हैं प्रॉफिट कितना आया। 432। आप बताएं जी, पिछले साल बिरयानी कितनी पड़ी थी? 284 किलो। हमने सोचा था 180 किलो वाले फ्रीजर आ रहे हैं, लेकिन जब फ्रीजर आए तो वो कितने वाले आ गए? 432 वाले। आप बताएं क्या करें, सारी महफूज कर लें या जो सोची हुई थी वो महफूज करें? अब वो वही, ये 284 जो उठाना होता है, अब 376 सर, ये तो मुझे पता था, ये कभी भी सही नहीं लिखवाते। ये तो साडा फ्रीजर ही छोटा करा छड़िया, लेकिन अभी भी जगह है फ्रीजर में जी। लेस ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस, किस साल का? ये कौन सा साल है? ये कौन सा साल था? 22 में लॉस कितना था? 284। यही ना कर लूं माइनस, या 180 करूं? 284। टैक्स वालों को कितना लॉस बताया हुआ है? ये जरा बात समझिएगा, ये बड़ी बात इंपॉर्टेंट। टैक्स वालों को कितना लॉस बताया हुआ है? 284। मेरा ख्याल था फ्यूचर में प्रॉफिट कितने आएंगे? डेफर्ड टैक्स तो अकाउंटिंग वाले बनाते हैं, उसके बनाने के लिए मैंने सोचा था 180 आएंगे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है टैक्स वालों को मैंने कहा यार अल्लाह का शुक्र है इस साल 376 मैंने कमाया। उन्होंने कहा आपके पुराने लॉसेस हमें पड़े हुए थे, याद है, वो आप माइनस कर लें। लेस ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस 2000 कितना? पूरा 284 माइनस कर 92। चलें जी, टैक्स निकालें इस पे एट द रेट ऑफ 27.6 30 पॉइंट। माय डियर, इधर अनयूज्ड लॉसेस बताएं जी, कितने अनयूज्ड लॉसेस? 0। लेकिन मैंने आपको ये बताना था कि असल में 31 नवंबर 23 पे भी अगर यहां वाला लॉस पड़ा होता, वो यहां वाला था,
तो याद रखिएगा माय डियर, 22 में जो लॉस आता है वो 22 में ही डेफर्ड टैक्स एसेट बना के दे जाता है। 22 में जो लॉस आता है 22 में डेफर्ड टैक्स एसेट बना के दे जाता है, और फिर 22 का लॉस माइनस होता है 23 की करंट टैक्स की वर्किंग में। डन? अच्छा जी, टोटल करें क्या? dt। अच्छा, इसकी रिकॉन में ना एक नई चीज आनी है आज, तो अब मैं उस चक्कर में नहीं जा रहा, और आप लोगों को रिकॉन बिल्कुल बनाने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही कोई टेंशन ना लिया करें चीज़ों की। इसकी रिकॉन फिर कभी बना लेंगे, मैं नहीं कह रहा मंडे को बना लेंगे, फिर कभी बना लेंगे, किसी दिन बना लेंगे, इस तरह के और कोई सवाल हमने कर लेने हैं, तो इसलिए वो कोई टेंशन की जरूरत नहीं। तो रिकॉन घर में जाकर बनाने की जरूरत नहीं। रिकॉन में एक नई चीज़ आनी है कि 284 और 180 का डिफरेंस की वजह से एक मसला आता है, वो छोड़ें, वो कभी करना है, ऐसे ही क्या जाते जाते टेंशन दें आपको। आप लोगों को अल्लाह का शुक्र है पीपी समझ आ गया आज, वो मेरे लिए काफ़ी है। इंटरेस्ट रिसीवेबल की रिवीजन हो गई, एनआरवी लॉस की रिवीजन हो गई, भालू वाली एडजस्टमेंट की रिवीजन हो गई, हमें और क्या चाहिए? बस ये सब कुछ हो गया हमारा, बस ठीक है, काफ़ी है। टी कौन बनवाएं और जाएं। ये सवाल में दिया हुआ है, सवाल में दिया हुआ है। लाइबिलिटी है, ओह जबरदस्त, लाइबिलिटी। जबरदस्ती मत कोई रिकॉन्सिलेशन से लड़िएगा, जाके जाएं। एक सिटिंग में अगर आपने करना है तो 9, 10 और आज वाले 3 सवाल ये सारे कर लीजिएगा, ताकि 5-6 सवाल एक सिटिंग में हो जाएं, और होमवर्क कोई नहीं है आपका। हाँ, IAS 21 के सवाल किसी ने होमवर्क में कहा था, वो मैं 1-2 डाल दूंगा अगर किसी ने रिवीजन करनी है तो। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।